धन्यवाद। हालांकि ताकत और लगनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आदरणीय सुभाष पारधी जी, माननीय सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार, और एससी आयोग का जो चेयरमैन होते हैं, जिस तरह भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक संवैधानिक रूप में होता है, इसी तरीके से एससी आयोग का जो चेयरमैन और ये मेंबर हैं, ये भी हमारे समाज के प्रथम नागरिक होते हैं। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। सुभाष पारधी जी आयोग के मेंबर हैं, सच्चे बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी हैं। नागपुर की भूमि जहां बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मस्थली रही है, वहां से आते हैं। जब भी कोई समस्या उनके संज्ञान में आती है, आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इस कार्यक्रम में सारे कार्यक्रम छोड़कर आए हैं, इसलिए पार्टी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। दूसरी महान शख्सियत डीआर शेखर साहब, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ एससी एसटी। दो ही संस्थाएं हैं भारत में एससी एसटी के डेवलपमेंट को, उनके साथ होने वाले अन्याय को रोकने के लिए। एक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार, और एक है अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय कल्याण समिति। शेखर साहब बड़े लंबे समय तक उसके डायरेक्टर के पद पर रहे, प्रमोशन हुआ, जॉइंट सेक्रेटरी बने, दिक्कत आ गई, कमेटी दूसरी दे दी गई। सरकार के जो हमारे समाज के मंत्री हैं, हमने उनसे कहा, मंत्री कौन थे? हमारा अर्जुन राम मेघवाल जी, पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन किरीट भाई सोलंकी जी, जो भी लोग सरकार में, उनसे हमने कहा कि तो बड़ा नुकसान हो गया समाज का, ये जो एससी एसटी की पार्लियामेंट्री कमेटी है, शेखर साहब को ये मिलनी चाहिए। खैर, बाबा साहब का आशीर्वाद, आज 6-7 महीने का नुकसान तो रहा, लेकिन खुशी की बात यह है कि बाद में शेखर साहब को अन्य जो कमेटियां थी पार्लियामेंट्री कमेटी की, उनके साथ साथ हमारी एससी एसटी की पार्लियामेंट्री कमेटी भी उन्हीं को जो है उनके अधिकार क्षेत्र में आ गए। पॉलिसी मैटर में जो भी इश्यू पार्लियामेंट्री कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में उनके संज्ञान में लाए जाते हैं, भाई मैं तो महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आपने 25 साल पहले बनाया था। पहला चेयरमैन हमारे उदित राज हुआ करते थे, जो लोकसभा के सांसद भी बने, और उसके बाद में चेयरमैन की सीरीज बदलती चली गई। लेकिन आप लोगों ने मुझे आज तक भी इस पद पर जिम्मेदारी पर रखा हुआ है, और मेरा जो अनुभव और एक्सपोजर है, वो एक्सपोजर मैं हर चीज को, जो अगर मैं किसी की प्रशंसा भी करता हूं, तो मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं पार्लियामेंट्री कमेटी से भिड़ गया 30 एमपीओं से, और 10 महीने सस्पेंड भी रहा इस बात के लिए। मेरे ऊपर मेरे कैरियर में पता नहीं कितने मुकदमे चले। जब आरक्षण विरोधी आदेश आए थे, आपको याद होगा, तो हम लोगों ने महासंघ हनुमंत थप्पा साहब जो चेयरमैन थे, उनके चैम्बर में बनाया था। और उसके बाद में 97, 98, 99 की रैली हुई, 2000 की रैली हुई, 3 दिन लोकसभा बंद रही। 99 में सरकार ने संविधान में 3 संशोधन किए, 81, 82 और 85, तब जाकर के हम अपने समाज के आरक्षण को मिल करके हम सब लोग बचाने में कामयाब रहे। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ने और डीओपीटी ने तो आरक्षण समाप्ति कर दिया था। वो भी एक एकता थी, वो भी एक तूफान था। लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर आते थे, सरकार भी दबाव में आई, और एक तूफान था 2 अप्रैल 2018 का, जब एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट डायलूट हुआ, तो बिना नेता के आंदोलन हुआ पूरे देश में, सरकार बैकफुट पर आई, और एससी एसटी का एट्रोसिटी एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त किया था, उसको सरकार को संविधान में संशोधन करके वापस ठीक करना पड़ा। इसका श्रेय समाज के एक एक व्यक्ति को जाता है। तालकटोरा स्टेडियम में अनेकों बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, आप सब लोगों को बुलाया गया। रामलला मैदान में लाखों लोगों की रैली हुई, और मेरा सौभाग्य रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जहां लंदन की गोलमेज सम्मेलन में गए, मेरे जैसा व्यक्ति, मैं बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखता हूं, पढ़ने के लिए किताब नहीं मिली, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिले, चप्पल नहीं मिली, लेकिन शिक्षा मिल गई। उस शिक्षा के कारण जब मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधन मुझे करने का मौका मिला, और मैंने अपने समाज के 1 घंटे वहां 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने बात रखी, और वहां पर जो प्रस्ताव पास करा करके भारत के प्रधानमंत्री को भिजवाए, मुझे लगता है कि वो भी एक माइलस्टोन समाज की समस्याओं के लिए साबित हुआ। कुछ समय बाद 2018 में फिर कनाडा पार्लियामेंट में भी बोलने का मौका मिला, वहां भी बात रखी। मैंने वहां 2-3 बातें रखी जो समाज के लोगों को बताना बड़ा जरूरी है। मैंने कहा, आपके पास काम करने के लिए आदमी नहीं है,
और मेरे समाज के लोगों के पास इंडिया में काम नहीं है। अगर आप अपने वीजा रूल्स को रिलैक्स कर दो और मेरे लोगों को कनाडा में आने का रास्ता खोल दो तो मेरे लोगों को रोजगार मिल जाएगा और आपको काम करने के लिए आदमी मिल जाएंगे। दूसरा सवाल मैंने कहा कि आप मेरे बच्चों से कहते हो जो पढ़ने आना चाहते हैं कि उनके खाते में 35 लाख होने चाहिए, तब जाकर के वो कनाडा पढ़ने आएंगे। मेरा बच्चा 90% नंबर तो लाता है पर उसके खाते में 90 रुपए नहीं होते। मेरा निवेदन है कि 100% की स्कॉलरशिप के माध्यम से SC समाज के बच्चों को कनाडा में आने के अवसर होने चाहिए। खुशी की बात यह है कि वहां जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा, पार्लियामेंट में पास किया और आज 90% और अब बच्चे 100% स्कॉलरशिप के आधार पर कनाडा में पढ़ने का उनको मौका मिलता है। 2 बार यूनाइटेड नेशंस में भी समाज की बात रखने का मौका मिला। दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है। मौका जहां मिले अपनी समाज की बात हमेशा करना, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर काशीराम नहीं है। हम में से ही काशीराम और डॉक्टर अंबेडकर बनना पड़ेगा, तभी जाके समाज के आंसू पूछ पाओगे। अरे समस्या तो है, समस्या का समाधान करने वाले भी तो होने चाहिए। अपने घर भरते रहोगे, अपने घरों को मजबूत करते रहोगे, तब तक आपका घर सुरक्षित नहीं है जब तक आपका मजबूत पड़ोस नहीं होगा, जब तक समाज मजबूत आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो आपका मेरे घर को कोई भी छीन लेगा और छीना जा रहा है। सरकार से भी 2-3 बातें कहना चाहूंगा। ये शांति प्रिय समाज है जी, देश की प्रगति के लिए दिन रात काम करता है जी। ये गन्ना बोता है, धान बोता है, कपास बोता है, आपके घरों में सफाई करता है, आपके घरों में बर्तन मांजता है। एक बात कहें, अगर देश का मेरा वाल्मीकि समाज अगर 1 हफ्ते सफाई करना बंद कर दे तो क्या इस देश में महामारी नहीं फैल जाएगी? मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या सरकार को नहीं चाहिए कि इस देश की 1/4 आबादी के डेवलपमेंट के लिए कोई एजेंडा लेकर आए? निजी क्षेत्र लाना अगर आपकी मजबूरी है प्रधानमंत्री जी, तो निजी क्षेत्र में आरक्षण देना भी आपकी मजबूरी होना चाहिए। भाई डॉक्टर अम्बेडकर को मानना बहुत अच्छी बात है, पर डॉक्टर अम्बेडकर की बात भी तो माननी पड़ेगी। पर 1/4 आबादी के विकास के बिना भारत के विकास की बात करना बेईमानी नहीं है क्या? अरे मैं पूछता, बेईमानी है नहीं है? बच्चे का मां का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है। मां भी तब तक दूध नहीं पिलाती बच्चे को जब तक वो रोता नहीं है। ये बात सही है? मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक रोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, अपनी आवाज उठाओगे नहीं, अपने अधिकारों के लिए आगे आओगे नहीं, कोई सरकार हमारे समाज की बात, आपकी सबकी की बात सुनने वाली नहीं है। महासंघ ने बीड़ा उठाया था 97, 98, 99 में, उठाया था नहीं उठाया था? रिजल्ट आया नहीं आया? 2 अप्रैल 2018 को समाज ने बीड़ा उठाया, रिजल्ट आया नहीं आया? मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम सब चीजों को बेच रहे हो, बेचो भाई, तुम आज पावर में हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं, इस देश का 40 लाख आदमी सरकार की नौकरी में था 1997 में जब पोस्ट बेसिस लागू हुआ था। आज कितना आदमी रह गया जानते हैं? आज 6 लाख नौकरी में है, 34 लाख आदमी सरकार की नौकरी से बाहर हो चुका है। सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं है, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, MBBS और MTech बच्चा सड़कों पर घूम रहा है। सरकार के पास में समाज के उत्थान की कोई योजना ही नहीं है। मेरी बात से सहमत है आप? नहीं? अरे सहमत नहीं? एक और बात इस देश में बड़ी विचित्र है, देना अगर मजबूरी है तो दिया जाएगा, और अगर ना देने का कोई रास्ता निकल सकता है तो निकाल लिया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, क्योंकि अधिकारी बैठे सेंट्रल बैंक के, हम सब लोगों ने एक मीटिंग शुरू करवाई थी। आयोग के चेयरमैन के माध्यम से एक मीटिंग शुरू हुई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। वो मीटिंग 3-4 साल चली, उसमें बड़े फैसले हुए। उसमें सबसे बड़ा फैसला पार्ट टाइम स्वीपर्स के लिए हुआ। फाइनेंशियल सेक्टर में जितने भी पार्ट टाइम स्वीपर्स हैं सबको परमानेंट करके फुल टाइम करके उनको पदोन्नत किया जाएगा। करीब 1.5 लाख लोग इस डिसीजन से सारे नेशनलाइज बैंकों में, जनरल इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में करीब 1.5 लाख पार्ट टाइम स्वीपर्स एक डिसीजन से एक ही गरीबी की जो रेखा थी उससे ऊपर आ गई। सही है गलत है? सही है गलत है? हुआ नहीं हुआ? और मैं कहना चाहता हूं उसी मीटिंग में फैसला हुआ था कि 2 और 3 ऑफिस बेरर ट्रांसफर और पोस्टिंग से एग्जम्प्ट किए जाते हैं। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का ऑर्डर है। अभी मैं पार्टी साहब को बता रहा था, वो कह रहे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का ऑर्डर इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता? अरे इंप्लीमेंट करने वाले कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन बैठे? वही बैठे हैं। और मैनेजमेंट में कौन बैठे? वही बैठे हैं।
और SC/ST के भी अधिकारियों की कहानी मैंने देखी है कि जिस पर हम बड़ा प्राउड करते हैं कि ये हमारा सेंट्रल बैंक का चेयरमैन बनेगा, ये MD बनेगा, और जब वो पद पर जाता है LIC में या सेंट्रल बैंक में या बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मेरा अनुभव कहता है कि हमारा आदमी जब पद पर जाता है तो हमारे समाज का और ज्यादा नुकसान करता है, और हम उससे उम्मीद करते हैं कि हमारा कोई फायदा करेगा। कारण वो डरता भी नहीं है, उस पर एट्रोसिटी एक्ट भी नहीं लगता, उस पर कमीशन भी कुछ नहीं कर सकता। वो कहता मैं भी SC/ST हूं, और वो पद पर जाकर और नुकसान कर रहा है। मेरा निवेदन आपसे यह है कि कुछ ऑर्डर्स हुए हैं, 2-3 पदाधिकारी ट्रांसफर प्रमोशन पर वो एग्जम्प्ट हैं, उनका ट्रांसफर नहीं होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑर्डर है, ये जो मैं कॉपी लेकर आया हूं। इसके अलावा इसमें जो ऑर्डर हुए हैं पूरे के पूरे ऑफिस स्पेस का ऑर्डर है, इसके अंदर जो है स्पेशल रिक्रूटमेंट का ऑर्डर है, इसमें क्वार्टरली मीटिंग टाइम पर होने का ऑर्डर है, इसमें बैकलॉग को पूरा कर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करने का ऑर्डर है। इसमें इतने सारे ऑर्डर हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने खुद दिए गए, उसके बावजूद भी जो मैनेजमेंट है, चाहे वो बैंक का है और चाहे LIC का है और चाहे GIC का है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स का भी इंप्लीमेंटेशन SC/ST के हक में नहीं कर रहा है। मेरा निवेदन है, महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं, पिछले दिनों नौकरी छोड़ी थी 14 अक्टूबर को। एक पार्टी भी मैंने ज्वाइन की, राष्ट्रीय है, लोकदल का मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूं, लेकिन मेरा परिचय 1 साल में राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कहीं होता ही नहीं है। और मुझे बड़ा प्राउड है कि मेरा परिचय तब जब भी होगा मेरे महासंघ के, मेरे समाज के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में होता है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व और गौरव भी है। ये कहना चाहूंगा कि भाई नैनावत जी, आपके समाज, हमारा जो समाज है और आपका जो सेंट्रल बैंक है, उसकी जान है, उसकी शान है, और इनके नेतृत्व में सेंट्रल बैंक ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। हम भी इनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और हम इनसे मार्गदर्शन भी लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की लीडरशिप में जिस तरीके से मजबूत रहा है, इसको और आपको मजबूत करना है। महासंघ की तरफ से मैं आज जो मेरे साथी आए हैं, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी बैठे हुए हैं ब्रजभूषण जी, हमारे धर्म सिंह जी भी बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर लीडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जय भगवान बौद्ध जी बैठे हुए हैं, विनोद कुमार जी हमारे कैनरा बैंक के जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, रामेश्वर दयाल बैंक ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, धन सिंह जी इंडियन बैंक के बैठे हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय सुंदर जी बैठे हुए हैं, PNT से जो है हमारे राजवीर जी बैठे हुए। किसी का नाम रह जाए तो बुरा मत मानना, सबका नाम लेना चाहता हूं। जो भी साथी इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से आप सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सेंट्रल बैंक की एसोसिएशन के कोने कोने से जो भी साथी आज इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपको आह्वान करता हूं कि पहले सेंट्रल बैंक को मजबूत करिए नैनावत जी की लीडरशिप में, और उसके बाद अपने महासंघ को मजबूत करिए। आपका सवेरा निश्चित रूप से होगा। सभी को जय हिंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद KP साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे जोनल हेड श्री JS साहनी जी को कि वे आएँ और 2 शब्द कहें। मेरी वाली भी पड़ी हुई है। नाम पे लिख दो, कागज पे लिख दो। ठीक। नमस्कार साथियों, श्री सुभाष पारधी जी, मेंबर कमीशन फॉर SC। अश्विनी डिंगरा जी द्वारा अश्विनी डिंगरा जी रीजनल हेड दिल्ली साउथ सेंट्रल जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, नमस्कार साथियों। SST कमेटी है हमारी, SST का आपका ऑर्गेनाइजेशन है, और ये OBC रखते हैं तो आपका बोलेंगे ना थोड़ा फोटो रखना चाहिए आपको, मेरा आपसे निवेदन है। वन पे विराज का सभी जो आपकी
उठा के मुझे रख दिए और मैं हट नहीं सका। कभी बोलते कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे। तो ठीक है, मेरे को भी खुशी है कि मैं अपने अनुसूचित जाति वर्ग का अपना पूरा संडे मेरे लिए ये क्षमा बांध के रखिए। पूरे देश में भ्रमण करते और ये आते साहब आदेश देते हैं कि ये 2 अक्टूबर का कार्यक्रम है, लेकिन भविष्य में हमारा अगर कार्यक्रम लेना है तो हमारी तारीख लेकर दीजिए ताकि हमारे लिए भी सुलभ हो सके, शेखर जी के लिए भी सुलभ हो सके। KP चौधरी जी तो रिटायर्ड हो गए, आप भी रिटायर, आप तो बराबर संडे दिन देखते हैं, संडे दिन ही रखे क्योंकि सबको आने के लिए सुविधा भी होती है, लेकिन हमारी तारीख लेकर कार्यक्रम तय करें। आप हमारे ऊपर कार्यक्रम थोप देते, चाहे वो KP जी चौधरी रहो, नैनावत जी रहो, और आपको आना पड़ता है। हम नहीं बोल सकते, हमारी भी मजबूरी रहती है, लेकिन जो कुछ भी हो मुझे खुशी है कि मैं अपने लोगों के बीच में और अपने लोगों के बीच में आया हूँ और इतना समय इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जोरदार स्वागत। मुझे 10 बजे कार्यक्रम का निमंत्रण देते हैं और 3 बजे जा रहे हैं और 11 बजे सर के आप आइए सर बोलते हैं। मैं 10 बजे अपने घर से निकलता हूँ, KP चौधरी जी बोलते कि मेरे तरफ आ जाओ, अपन साथ में मिलकर जाएंगे। हम साथ में चाय पीते हैं, 11 बजे 11:15 बजे निकलते हैं। यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि 12 बजे कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और अभी 3 बज रहे हैं। ये मेरे लिए भी, मंच पे बैठे हुए सबके लिए भी परीक्षा है और आप सब बैठे हुए उनके लिए भी परीक्षा है, क्योंकि भोजन का समय निकल गया। मैं नैनावत जी को बोला कि मुझे भाषण देकर निकलने दीजिए 2 शब्द और आप आराम से चलाइए। नहीं सर बोले आप जब तक कि बैठेंगे नहीं तब तक ये कार्यक्रम चलेगा नहीं, तो आप गए तो आप बाकी कार्यक्रम में वेदना आ जाएगी। अब मैं अपने अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीच में बैठा हूँ और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि नैनावत जी ने इस कार्यक्रम में बुलाया और जितनी परीक्षा लेना था ले ली है आप, लेकिन मैं आपकी परीक्षा नहीं लूँगा। मैं संक्षिप्त में बोलकर अपने शब्दों को विराम दूंगा। सबसे पहले तो तथागत गौतम बुद्ध, इनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। उसी पर महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके चरणों में नमन करता हूँ। अपने आदिवासी समाज के आराध्य देवता बिरसा जी मुंडा जी के चरणों में मैं अभिवादन करता हूँ। सभी महापुरुषों के चरणों में अभिवादन करता हूँ और साथ ही आज हमारे लिए गर्व की बात है कि जिसने देश स्वतंत्र करने के लिए अपना योगदान दिया, परिश्रम दिया, ऐसे परम पूज्य अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में अभिवादन करता हूँ। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय किसान जय जवान का नारा दिया है, ऐसे महापुरुष के चरणों में नमन करते हुए मैं अपने शब्दों को आगे बढ़ाता हूँ। आज ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ SC/ST OBC एम्प्लॉय फेडरेशन 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के सम्माननीय अध्यक्ष बेचन जी प्रसाद जी, साथ ही श्री अश्विनी जी ढिंगरा जी, उसी प्रकार श्री DR शेखर जी जो SC/ST पार्लियामेंट कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, साथ ही श्री JS साहनी जी जो दिल्ली जोन के अपने जोनल हेड है, उसी प्रकार श्री KP चौधरी जिनके बारे में मैं काफ़ी कुछ कह सकता हूँ। संगठन को जोड़ने में एक कड़ी जिसके पास में है, कौशल्य जिसके पास में है, वो कौशल्य की अगर कोई कड़ी होगी तो वो अपने KP चौधरी जी, ऐसे ऑल इंडिया फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी KP चौधरी जी, उसी प्रकार जिनसे मेरा अभी परिचय हुआ श्री SR खटीक जी जो जयपुर से है, एक जनरल मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसी प्रकार श्री ईश्वर सिंह जी एक जनरल मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और साथ ही जिस कार्यक्रम की ये नींव रखी गई है, जिस कार्यक्रम आज जो अधिवेशन होने जा रहा है, जो SC नैनावत जी के बारे में भी मैं KP चौधरी के 19-20 मानता हूँ, वो 20 है तो नैनावत जी 19 है।
नैनावत जी में संगठन जोड़ने की जो कौशल्य है, वाकई में आज जो हमने अधिवेशन देख रहे हैं, ये नैनावत जी की कौशलता की है कि सभी जोन को उन्होंने यहाँ पर आज बुलाया और ये 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। और मेरे उसी प्रकार सभी मंचों के महानुभाव जो छूटे होंगे उनसे क्षमा मांगते हो। जो मेरे सामने जो बैठे हैं सभी पूरे भारत से आए हुए सभी जोन के पदाधिकारी, अध्यक्ष होंगे, जनरल सेक्रेटरी होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे और साथ में पदाधिकारी होंगे और जो कोई भी बैंक के कर्मचारी और सभी बंधु और भगिनी। जैसा बताया गया कि मैं नागपुर से हूँ, डॉक्टर बाबा साहब की कर्मभूमि है, दीक्षा भूमि है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म स्थान भी है, मेरी कर्मभूमि भी है। लेकिन हम जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो विचार हमारे को दिए हैं, कहीं तो भी हम कम पढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे देखने में आता है। मैं माफ़ करना, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। जो बाबा साहब ने एक खंत व्यक्त की थी कि अगर मेरा समाज की उन्नति अगर करना है, मेरे समाज को अगर आगे बढ़ाना है, मेरे समाज को उसके पाँव पे खड़ा करना है, उनके उत्थान के लिए करना है, तो ये जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है, मेरे को इनसे परेशानी है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है और ये बात सही है कि मैं जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है और अपने बच्चों का प्रमोशन चाहिए, अपने बच्चों की नौकरी चाहिए, अपने बच्चों को ये चाहिए। लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर जो इसके पूर्वज जो हमारे महानुभाव जो गेस्ट थे उन्होंने बोला है कि हम अनुसूचित जाति वर्ग के जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं या उनके उत्थान के लिए हमने क्या करना चाहिए। अगर सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अगर अपन बिरसा मुंडा जी को अगर अपन मानते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे को नौकरी मिल गई। ये नौकरी ऐसी आसानी से नहीं मिली है, ये रिजर्वेशन था करके आरक्षण के कारण अपने को नौकरी मिली है और प्रमोशन भी अगर है तो आरक्षण के कारण अपने को मिला है। लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अब तो नौकरी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, प्राइवेट लिमिटेड कहा गया है, जैसा अभी D4 की जगह जो है वो रद्द हो गई है, आउटसोर्स ने अपनी एक बना ली जगह बना ली। लेकिन हम आने वाले बच्चों का भविष्य कैसे संभालें, हम अनुसूचित जाति वर्गों के बच्चों का उत्थान जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए हम कैसा करें, उसके लिए भी हमारे को सोचने की जरूरत है। देखा जाए ये तो प्रमोशन होते रहेगा, आपकी ट्रांसफर होते रहेंगी। मैं तो 5 मिनट के अंदर जो नैनावत जी ने बताया ना, तो मेरे नागपुर से जाए मैं 5 मिनट के अंदर ट्रांसफर करा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि CMD ने भी बोला है, उनके जो HR है उन्होंने भी बोला है कि सर आप जो बताएं कि मैं करूँगा। लेकिन उसके पहले हमारा दायित्व क्या बनता है, क्या सही मायने में अब आत्मचिंतन की जरूरत है। हम राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं, क्या सही मायने में हमने कितने जो अनाथ बच्चे हैं उनको हमने पढ़े लिख कर आगे बढ़ाया, क्या कितने बच्चों के हमने शिष्यवृत्ति का काम किए, क्या कितने बच्चों को हमने गोद दिए। क्या एक ब्रांच ने अगर अपना अनुसूचित जाति वर्ग या आदिवासी बच्चों को अगर गोद दिया तो क्या उसका भला नहीं हो सकता है, वो आगे बढ़ नहीं सकता है। या CRA जो फंड रहता है उसके कितने बच्चों को हमने बच्चियों को आगे बढ़ाया। ये सब हमारे लिए सोचने की बात है। लेकिन हमारे सामने दुर्दैव की बात यह है कि हमने अभी 13 बैंक है राष्ट्रीयकृत, उसमें से IDFC बैंक एक बाहर निकल गई है, अब 12 बैंक बचे हैं। 12 बैंक में से हमने अपना कर्तव्य निभाते, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कर्तव्य होने के नाते हमने एक साल जो हमारे को जो फरवरी में हमारी जो नियुक्ति हुई उसके अंदर हमारा 1 साल कोरोना में चले गया। लेकिन इस साल हमने 22 के अंदर 6 बैंक पर रिव्यू किया। 6 बैंक के अंदर हमारे SC/ST के एसोसिएशन जो है ये कहीं ना कहीं 2 एसोसिएशन है, कहीं 3 एसोसिएशन है, आपस में मेलजोल नहीं है। उसके कारण जो बैंक के जो अधिकारी जो लोग हैं जो सही में काम करना चाहिए वो नहीं करते, क्योंकि आपस में अपने समन्वय होता नहीं संगठन के अंदर। मैं नैनावत जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जब मुंबई में बैठक हुई उन्होंने एक जो विषय रखे वो विषय के ऊपर पूरी पारदर्शिता के साथ उन्होंने अपना ये किया। और हमने भी आयोग ने उन्होंने जो
निवेदन दिए उसके ऊपर पूरे डिपार्टमेंट से हमने वो कबूलनामा भी कर लिए और उनको हमने बोले कि ये जो पॉइंट है इसके अंदर हमारे को हम मिनट्स भेजेंगे और इसके अंदर हमारे को इसका उत्तर चाहिए और कितने हम अच्छा उत्तर ऐसा नहीं चाहिए हमारे को, टाइम लिमिट हमने सबको दे दी है। टाइम लिमिट जो भी हमारे को टाइम बांध देते कि आप ये टाइम है, अगर आपने 30 दिन का समय मांगे तो हम आपको 90 दिन का देंगे, लेकिन काम होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए और जो भी बैंक के कर्मचारी हैं उनके जो भी मुद्दे चाहे प्रमोशन का हो, रोस्टर का हो, जो भी हो ये करना चाहिए। ऐसे हमने बैंक को ताकीद दी है। लेकिन मेरी एक विनती है कि क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विषय दिए कि एक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति, एक अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति, एक महिला को स्टैंड अप योजना के अंतर्गत लोन देना चाहिए। मैं माफ करना है, मैं आज बैठा हूँ SC ST अधिवेशन के अंदर आपके फेडरेशन के, हमारे को जो आंकड़ा जो मिला ना, ये जो 6 बैंक के जो रूल की ये समाधान कारक नहीं है। स्टेट बैंक के ब्रांच है 22,000, उसके बाद में सेंट्रल बैंक के भी लगभग मेरे ख्याल से 10,000 के नज़दीक पास ब्रांच होंगे या 7-8 हज़ार होंगे, जो भी जो आंकड़े अभी मेरे पास में लिखित में नहीं है, लेकिन हमारे पास में सारे आंकड़े हैं। ऐसे टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12 बैंक मिलाकर 50,000 ब्रांच होंगे। अब हमारे अगर मान लो एक ब्रांच ने अगर एक SC या ST को लोन दिया होता तो कितने लोगों को हमने उनके जीवन यापन करने के लिए आगे बढ़ाया होते। ये हमारा खुद का दायित्व है, ये कोई आएगा नहीं। हमें जो बैठे हैं ना यहाँ पर पूरे भारत देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने ब्रांच में अपने जोन में कितने हमने SC के बच्चों को लो, ये आत्म परीक्षण की जरूरत है। जो आंकड़ा हमारे पास में आया वो बहुत निंदनीय है कि हमने बहुत कम हो गए कि बड़े मुश्किल से हमने 1-2 हज़ार लोगों को अभी तक के SC ST के बच्चों को हमने लोन दिए और जो केस आती है वो आप उसको सॉल्व नहीं करते। लेकिन आप लोग जिम्मेदार व्यक्ति है, कम से कम अपने तो भी बच्चों के लिए, अपने तो भी आने वाली पीढ़ी के लिए शुभचिंतक बनिए और उनके भविष्य के अंदर हमने तो अभी उनके लोन केसेस मंजूर करिए, चाहे स्टैंड अप योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो या और उनके कोई उद्योग के लिए लोन हो, आपने विशेष करके उनके वर्ग के लिए ये काम करना चाहिए। ऐसी मेरी आपको विनती भी रहेगी और आपको आगे जाकर हमने जैसा 27 तारीख को माननीय निर्मला जी सीतारमण जी के साथ में एक मीटिंग ली है, पहले उनको हमने एक निवेदन दिए कि जो हमने 12 बैंकों के जो है उसमें से हमने 6 बैंक का रूल किए, लेकिन हमारे को जो बैंक जो है वो समाधान कारक SC ST के लिए उत्तर नहीं मिला है। तो मैडम ने हमारे को आश्वस्त किए कि एक काम करेंगे कि हम खुद पुढाकार लेके समीक्षा बैठक रखेंगे और उन्होंने स्वयं समीक्षा बैठक पूरे 12 बैंक के CMD चेयरमैन की मीटिंग 27 तारीख को हुई विज्ञान भवन के अंदर और हमारे को पॉजिटिव थिंकिंग मिला। 2-4 मुद्दों के अंदर मैं चर्चा करूंगा, तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा समाधान कारक अगर कोई मुद्दा मिला है तो बैकलॉग पूरे जितने भी 12 बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक, जितना SC ST का जितना भी बैकलॉग है उनको डेडलाइन दिए दिसंबर तक के आप विज्ञापन निकालें, जो कुछ भी करना है किए और इसका ड्राइव चलाकर ये जितना भी बैकलॉग SC ST का है वो दूर कीजिए, ऐसा माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने क्लियर डायरेक्शन दिए। साथ ही उसके बाद में जो सफाई कर्मचारी का जो मुद्दा आया था, सफाई कर्मचारी के मुद्दे के अंदर विषय ऐसा है कि आउटसोर्स हो गया, अब सफाई कर्मचारी की भर्ती बैंक में नहीं होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं कि आउटसोर्स हम ले रहे हैं 100 रुपये 150 रुपये एक आधे बच्चे को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ से सफाई करते हैं, जबकि इतने ब्रांच है, ब्रांचों के अंदर कंपलसरी एक आउटसोर्स का व्यक्ति उसने साफ सफाई के लिए रखना चाहिए और उसको जो मिनिमम जो कलेक्टर जो प्राइस जो रहता है वो उसको देना चाहिए। लेकिन हमारे को जो देखने में आया था उससे 100 रुपये में काम करेगा, कैसा 3,000 रुपये महीने में वो काम करेगा। तो इसलिए जो 14-15 हज़ार 18 हज़ार जो कुछ भी होता है वाट्सएप का उसको सारा, और ये भी तय हुआ है कि इसको भी डेडलाइन दिया जाए और ये भी अब सभी ब्रांचों के अंदर बैंक के जितने भी ब्रांच है उसके अंदर जो आउटसोर्स का बच्चा रहेगा उसको मिनिमम उसके प्राइस के अंदर उसको काम के वक्त मिलेगा। तीसरा विषय था कि ऑफिस जो बेरर है उनकी ट्रांसफ़र का विषय है और उनका जो जोन हेड है या जो जहाँ भी उनका
ट्रांसफ़र है वो होना चाहिए, उनका वही रहना चाहिए। ये भी बात तय हुई है कि ऑफिस बेरर की ट्रांसफ़र अभी उनके जो ऑफिस बेरर है उनकी ट्रांसफ़र उसी एरिया में रहेगा, ये भी तय हुआ है और इसके लिए भी डेडलाइन मैडम ने दी है। तो ऐसे साथ ही जो स्टैंड अप योजना का जो विषय हुआ, स्टैंड अप योजना के अंतर्गत बैंकों ने, ब्रांच ने कंपल्सरी लोन देना चाहिए और उसके लिए भी उन्होंने ड्राइव करना चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने समीक्षा करना चाहिए हर 3 महीने में कि कितने लोगों को स्टैंड अप योजना के अंतर्गत लोन मिला है, कितने लोगों को मुद्रा अंतर्गत लोन मिला है और कितने जो बड़े बड़े जो उद्योग रहते हैं उसके लिए जो कैपिटल वेंचर का जो फंड रहता है 5 करोड़ तक के, वो भी हमने कितने लोगों तक के दिए। एक तो ऐसा होता है कि ट्रैक्टर खड़ा करने के लिए पैसे दे देते, लेकिन बाद में उसको जो बिजनेस बढ़ाने के लिए वो रोक देते और आप ब्याज पे ब्याज चलाते रहते, ब्याज पे ब्याज चढ़ाते रहते और उसके कारण उसको जो खड़ा होने का रहता है वो पहले बेचारा 10% आप उसको देकर 15% देके उसको ख़त्म कर देते और उसको आगे लोन नहीं देते। तो ये भी हमारे पास में समस्या थी और इसका भी निराकरण में ये समीक्षा बैठक में हुआ। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ में जो अनुसूचित जाति आयोग हमारे चेयरमैन विजय जी सांपला पूरे टीम के साथ में जो समीक्षा मीटिंग हुई, इसके अंदर काफ़ी मुद्दों के अंदर 25-26 पॉइंट थे, लेकिन मैंने मुख्य मुद्दे आपके सामने लाया। बहुत से मुद्दे के ऊपर सकारात्मक बात हुई, लेकिन एक और काम हुआ कि इसकी 3 महीने आपकी मीटिंग होगी, जो ऑफिस बेरर जो रहेंगे वो उस मीटिंग में रहेंगे SC/ST के, और साथ में वर्ष के अंदर जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को, वो 14 अप्रैल की जयंती के निमित्त हर वर्ष इसकी समीक्षा होगी कि हमने कितने लोगों का प्रमोशन किया, कितने लोगों के ट्रांसफ़र किए, कितने SC/ST के लोगों को स्टैंड अप या मुद्रा के अंतर्गत लोन दिए और अनेक योजनाएं सफाई कर्मचारी। श्री D.R. शेखर जी, जॉइंट सेक्रेटरी पार्लियामेंट कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ SC/ST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका स्वागत करता हूँ कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के हमारी इस 14वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। मैं स्वागत करता हूँ हमारे अंचल प्रमुख श्री JS साहनी जी का, हमारे एक्स जनरल मैनेजर श्री SR खटीक जी का, श्री ईश्वर सिंह जी का। मैं स्वागत करता हूँ श्री KP चौधरी जी, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के। मैं इस क्षण में जब ये मेरे को आमंत्रण मिला और ये बोला गया कि आपको जाके इनॉग्रेशन स्पीच पे बोलना है, कृपया साथ रहें क्योंकि संबोधन का जायज से हो रहा है। मेरा निवेदन है कि आप सब लोगों को साथ रहना चाहिए, प्लीज। मैं यहाँ मंच पे आसीन सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ एवं प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हमारे सेंट्रलाइज साथियों का एवं विभिन्न संस्थाओं एवं बैंकों से आए हुए पदाधिकारियों का स्वागत करता हूँ। जब ये अधिवेशन होता है, जब ये शुरू करने जा रहे थे तो बाबा साहब की फोटो के आगे नमन करते हुए साथ में हमारे फाउंडर सर स्वराज जी को स्टैंड का चित्र को देखा तो एक विजन नजर आ रहा है। बाबा साहब ने जब देश का संविधान लिखा तो उनका भी एक विजन था। उसी विजन को मैं याद करते हुए 1911 में कुछ हमारे साथी दूसरे बैंकों से भी हैं और हमारे चीफ गेस्ट उनको बताना चाहूंगा कि सर स्वराज जी पोस्टाना वाला को बैंक ऑफ इंडिया में प्रेजेंट मैनेजर वर्ड हो रहा था, उसके लिए मना कर दिया गया था कि किसी भी भारतीय को एजेंट नहीं बनाया जा सके। तो वो एक सोच 1911 में उस समय एक कंपनी बनाना अपने आप में मुश्किल कार्य था, लेकिन एक बैंकिंग कंपनी बनाना उससे भी मुश्किल कार्य था।
पहला स्वदेशी बैंक जिसमें सारे डायरेक्टर्स भारतीय थे, एजेंट नहीं, उन्होंने बैंक बना के दिखाया। तो जब हम सेंट्रल बैंक की नींव के बारे में सोचते हैं तो उस समय भी एक विज़न था। आज बाबा साहब के उस विज़न को आगे लेते हुए नैनावत जी, उदयवीर गौतम जी और बाकी हमारे साथी हमारे समाज के उत्थान के लिए हमेशा प्रयास रहते हैं। और हम दिल्ली में हों या कहीं भी हों, सेंट्रल बैंक में एज ए रीजनल हेड एवं मैं अपने अंचल प्रमुख की तरफ से बोलता हूँ कि जहाँ भी जैसे भी हम इस समाज के कल्याण में जो भी हमारे से बन पड़ता है, जो भी भारत हमारे पॉलिसी मैटर्स में आता है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारे बाकी साथियों को साथ साथ उत्थान मिलता है। लंबी लंबी स्पीच नहीं तैयार करके आते हैं, लेकिन मेरा ये है कि सेंट्रल बैंक एक विज़न के साथ शुरू हुआ था। कुछ एक टर्बुलेंस आते रहते हैं। 2017 में आरबीआई द्वारा हमारे पे पीसीए हटाया गया, जो कि 20 सितंबर को ख़त्म हुआ है। ये सब चीज़ें, इसके लिए टॉप मैनेजमेंट का एक पॉलिसी मैटर होता है, लेकिन जो सब हमारे सेंट्रलाइट साथियों ने उसको बढ़ चढ़ कर जो भी पॉलिसी बनाई उसके अंतर्गत कार्य किया और हम 20 सितंबर को पीसीए से बाहर आए हैं। तो ये भी हमारे लिए एक खुशी का पल है। मैं इस 14वीं कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए नैनावत जी को, उदयवीर जी को और बाकी सब सेंट्रलाइट साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वरिष्ठ साथी एक्स जनरल मैनेजर श्री एस.आर. खटीक जी, श्री ईश्वर सिंह जी, श्री डी.आर. शेखर जी, श्री नैनावत जी, उदयवीर, मेरे साथी अश्विनी ढींगरा जी और प्रिय साथियों, सबसे पहले आप सभी को आज ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक SC/ST OBC एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की 14वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौके पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज आप सबके बीच यहाँ आने का अवसर मिला और अपनी बात आपके सामने कहने का मौका मिल रहा है। साथियों, जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, श्री उदयवीर और नैनावत जी और उदयवीर गौतम, इनके साथ पिछले मेरे स्टिंट के दौरान भी करीब 2 वर्ष तक क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करने का मौका मिला और अभी भी इस दौरान भी इस मेरी स्टिंट के दौरान भी इनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करने का मौका मिल रहा है। इनका जो ड्यूल रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए कि अपने मेंबर्स की हकों का, अपने मेंबर्स के राइट्स का तो ख्याल रखे ही रखे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए काम कर रहे हैं उसकी प्रगति में भी अपना योगदान दें और बहुत बखूबी श्री नैनावत जी और उनकी टीम इस काम को निभा रही है। मैं आप दोनों को बहुत बहुत और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चौधरी साहब ने बात की SC/ST ऑर्गेनाइजेशन, SC/ST के डेवलपमेंट की, तो हमारे पूजनीय भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न किया कि SC/ST के डेवलपमेंट को, जैसे उन्होंने कहा कि 25% आबादी को पीछे छोड़ के देश प्रगति की राह पे नहीं चल सकता है, उसमें उन्होंने जोड़ा कि महिलाओं का भी, क्योंकि उस समय महिलाओं का भी योगदान देश की प्रगति में बहुत कम था। आप सब लोग मानेंगे कि SC/ST के अलावा उन्होंने वुमेन इमेंसिपेशन के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए भी बहुत काम किया। एज भारत के पहले लॉ मिनिस्टर के तौर पर बहुत से उन्होंने कार्य किए ताकि पूरा जो भारत की पूरी आबादी नेशनल मेन स्ट्रीम में, राष्ट्रीय मुख्य धारा में जुड़ सके। उनका ये काम
सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने लगातार आगे बढ़ाया और आज भी इस विषय में बहुत से काम किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में 27 तारीख को हमारी माननीय वित्त मंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम और एससी कमीशन के चेयरमैन श्री विजय सांपला जी, पारदी साहब और उनकी पूरी टीम के साथ एक मीटिंग हुई। बैंक के सभी बैंकों के एमडीज़ को उसमें बुलाया गया था। 2 घंटे तक करीब वो मीटिंग चली और SC/ST रिजर्वेशन में किस तरह से काम किया जा रहा है उसका आकलन लिया गया और उसके अलावा SC/ST को जो लोन्स की स्कीम्स हैं बैंकों की, उसमें किस तरह से उनको सहायता पहुंचाई जा रही है, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। जहां तक सेंट्रल बैंक का सवाल है, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि पिछले 3-4 वर्ष का जो आंकड़े सामने रखे गए 2019 के बाद के, उन सब में जो हमारा 15% तक SC को रिजर्वेशन का जो प्रावधान है उससे ज़्यादा करीब 21% पिछले 2-3 साल में SC/ST को रिजर्वेशन के तौर पर बैंक में जॉब दिए गए और कमीशन ने भी उस पर संतोष जताया। कुछ पिछला बैकलॉग बाकी है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 242 वैकेंसीज़ का बैकलॉग सिर्फ हमारा बाकी है, जिसमें 169 ऑफिसर्स और 73 क्लरिकल स्टाफ का, उसका भी ऑलरेडी IBPS जो कि रिक्रूटमेंट बॉडी है बैंक में रिक्रूटमेंट के लिए, उनको ऑलरेडी इंडेंट दिया जा चुका है और मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक वो जो बैकलॉग 242 वैकेंसीज़ का है सेंट्रल बैंक में, वो भी पूरा कर लिया जाएगा। और इसी तरह से जो SC/ST को ऋण की सुविधाएं मुहैया कराने का सवाल है, उसके बारे में और ज़्यादा तेज़ी लाने के लिए सभी MDs को बताया गया और सभी ने आश्वासन भी दिया कि हम लोग इस दिशा में और ज़्यादा तेज़ी के साथ कार्य करेंगे। तो जहाँ तक सेंट्रल बैंक का सवाल है, किसी तरह का हम लोग डिस्क्रिमिनेशन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है किसी भी लेवल पर, चाहे हमारे जोन में हो या पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हो, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को ना तो बढ़ावा दिया जाता है और उसको इमीडिएटली चेक किया जाता है। साथियों, चूँकि मेरे सेंट्रल बैंक के ज़्यादातर साथी बैठे हैं, तो मैं थोड़ा सा सेंट्रल बैंक के बारे में बात करना चाहूँगा। अभी हाल ही में सितंबर में, जैसा डिग्ना जी ने बताया, 20 सितंबर को बैंक PCA से बाहर हुआ है। 5 बरस तक आप सब ने बहुत मेहनत की, जिसका परिणाम स्वरूप ही सेंट्रल बैंक को अभी हाल ही में PCA के प्रावधानों से बाहर किया गया है। आप सभी इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। और साथियों, मैं बैंक के बारे में जहाँ बताऊँ कि पिछले करीब 1.5 वर्ष से, जब से नई मैनेजमेंट की टीम आई है, हम लोग सिस्टमेटिक रूप में बैंक को और मजबूत करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सभी का पूरा सहयोग मिल रहा है। जहाँ तक सवाल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मजबूती का सवाल है, तो एक विज़न टॉप मैनेजमेंट द्वारा दिया जाता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन नीचे के हमारे फील्ड के स्टाफ को, इम्प्लीमेंटेशन फील्ड स्टाफ को करना होता है। और आप सभी पिछले 1.5 वर्ष से लगातार जो कि मैनेजमेंट ने जो भी विज़न दिया, उसके लिए आप लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हम लोग अब PCA से बाहर आ गए हैं, बहुत सी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उससे हम लोग को हटा दी गई हैं और हम बहुत ही जल्दी अगले 1 बरस में या कुछ क्वार्टर्स के दौरान एक बहुत मजबूत बैंक की तरह उभरेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ, चूँकि बहुत से वक्ता अभी बाकी हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आज यहाँ आमंत्रित करने के लिए उदयवीर और नैनावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः आप सभी को इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैं यहाँ से 83 में ऑल इंडिया में चला गया था, 4-5 साल में दिल्ली में रहा, तो उन दिनों तो अपनी एजुकेशन CIB और उसमें लगे हुए थे। लेकिन नैनावत जी पूरे संगठन के प्रति, समाज के कार्यों के प्रति समर्पित रहे। मैं उनका बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनके स्वास्थ्य के लंबी आयु की मैं कामना करता हूं। नैनावत जी में जो संगठन चलाने की क्षमता है, वो बहुत ही विशेष क्षमता है। और इन्होंने मुझसे 15-20 दिन पहले कहा कि आपको आना है। मैंने कहा आप लोग कर लीजिए, कह रहे नहीं आपको आना है ज़रूर। और तो आज जो सबसे पहले जो इन्होंने
पारदी साहब के बारे में बहुत बातें करते रहते थे। मैं आदरणीय पारदी साहब जो नेशनल कमीशन के मेंबर हैं, श्री शेखर जी जॉइंट सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर SC/ST, सानी साहब मेरे साथी थे दिल्ली में, अब दिल्ली के जोनल हेड हैं FGM, श्री KP चौधरी जी, आज मैं पहली बार उनसे मिल रहा हूँ, लेकिन उनका जोश जज्बा देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, जो सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल इंडिया SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस के जो हैं, श्री अश्वनी ढींगरा जी रीजनल हेड, श्री बेचैन प्रसाद जी, और नई टीम में जो जिनको एक जिम्मेदारी दे रहे हैं अभी मुख्य, श्री उदयवीर गौतम जी, आप सब इतनी बेचैन प्रसाद जी, इतनी दूर दूर से सब लोग आए हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बाबा साहब ने जो कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 चीज़ें हम अपने जब उसमें मन में रखेंगे तो कोई ताकत नहीं कि जो हमें कहीं ऊपर पहुंचने से रोक दे। और आपके पास अभी मेरी सानी साहब से बात हो रही थी, आपके पास बहुत राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। आप अपनी समस्याओं को अभी बताया ननावत साहब ने कि हमारे यहाँ एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप कमीशन में जा सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। हम लोग पता नहीं क्यों अपने अंदर इन्फिनिटी रखते हैं। मैं नहीं मानता कि कहीं कोई बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर कहीं कोई दिक्कत भी रहती है तो उसका समाधान मिलता है। आपके पास बहुत बहुत एवेन्यूज हैं। पहले हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत ऊपर रखना पड़ेगा सभी चीज़ों से। मैं सेंट्रल ऑफिस में था, खटीक साहब नागपुर में जोनल मैनेजर थे, तो मैंने इनसे कहा कि भाई मेरा नाम रिकमेंड मत करना नागपुर के लिए, आपसे पूछें तो प्लीज़ डोंट रिकमेंड माई नेम। तो मुझे नहीं पता इन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया या नहीं किया, लेकिन एक दिन मेरे ऑर्डर नागपुर के दे दिए उन्होंने मुझे, क्योंकि बॉम्बे से जो भी जाना चाहते हैं वो चॉइस पोस्टिंग मिलती है, लेकिन मुझे नागपुर के ऑर्डर मिल गए। और वो ऑर्डर लेकर मैं CMD के पास गया कि सर आई नीड योर ब्लेसिंग्स। मैं 3 ED थे, तीनों से मिला, CMD से कहा कि आपको नागपुर आना पड़ेगा। कह रहे आई विल कम। मैंने देखा भी नहीं है और नागपुर 6-7 महीने में रहा। सच में मैंने इतना अच्छा काम किया वहाँ, और मैं बहुत सेटिस्फाई हुआ। संडे को भी मैं लगा रहता था और वहाँ मैं विदर्भ एरिया में आपने सुना कि सुसाइड्स बहुत करते थे फार्मर्स। मैंने उस विषय में काम किया, फार्मर्स के जितने भी कैंपेन थे सब उसमें मैंने काम किया। और जब मेरा नागपुर से ट्रांसफ़र हुआ तो मेरी वाइफ बहुत परेशान। मैंने कहा जब आप मेरी वाइफ 2 बार परेशान हुई, जब मैं कहीं गया पोस्टिंग हुई और जब वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। मैं कभी आप तो मथुरा में रहते हो, आपको तो मेरे नागपुर से मुझे चंडीगढ़ दिया था। मुझे उस टाइम दिल्ली चाहिए था, लेकिन मैंने CMD से कहा नहीं, उन्होंने मुझे चंडीगढ़ दिया कि यू वाज फ्रॉम चंडीगढ़। और उसके बाद नैनावत जी के हम रेगुलर कांटेक्ट में रहे। जब भी ये संगठन की इन्होंने कोई भी मीटिंग की बहुत अच्छा लगता था। इन्होंने खटीक साहब के बारे में बताया, टकसाले साहब CMD थे, ये सेक्रेटरी जनरल थे। तो मैंने इनसे कहा कि CMD साहब को लेटर लिखिए कि वो सामाजिक न्याय की बहुत बात करते हैं, खटीक साहब हमारे एलिजिबल हैं DGM, ही शुड बी प्रमोटेड। इन्होंने एक लेटर लिखा उनको और हम सब लोगों ने सपोर्ट किया। तो खटीक साहब को वो गौरव प्राप्त हुआ कि सेंट्रल बैंक में ही इज द फर्स्ट जनरल मैनेजर। और खटीक साहब को 3 जोन का हेड बनने का भी मौका मिला, नागपुर, पूना और MM जयराव। और सेंट्रल ऑफिस में भी रहे, वो रिकवरी में रहे, ऑडिट में रहे, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस मामले में। और सेकंड मौका फिर मुझे मिला, मुझे जब GM प्रमोट किया, मैं चंडीगढ़ में DGM था। GM बनने के बाद मेरे एक दिन GM ने बुलाया मुझे कि ईश्वर जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको दिल्ली FGM लगा रहे हैं। मैंने कहा सर मेल कहाँ है?
थोड़ी देर में मेल आई तो मुझे वहीं चंडीगढ़ में ही FGM बना दिया। तो ये बहुत बड़ा एक गौरव था। 2 साल में चंडीगढ़ DGM रहा, वहीं का वहीं मुझे उन्होंने FGM बनाया। फिर लास्ट में जब मेरी पोस्टिंग, मेरे पास 2.25 साल बचे थे, मैंने CMD से कहा सर अब लास्ट में आई वांट दिल्ली जोन। उन्होंने मुझे दिल्ली दिया। ये नहीं कि मैं, उनके मन में था ही नहीं, करे यार मैंने सोचा ही नहीं कि आप जो है यू आर डूइंग गुड वर्क इन चंडीगढ़, मैंने सोचा ही नहीं था। मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी दिल्ली के लिए आपने। और दिल्ली आपने देखा, दिल्ली जोन में बहुत मुश्किल काम था, बिल्डिंगें शिफ्ट करना, जोनल ऑफिस, ये सब लोग के साथ में खड़ा रहा, किसी को डांटा, किसी को कुछ कहा, लेकिन हमेशा ये रहा कि दिल्ली जोन नंबर 1 रहेगा। और जितने कमीशन के काम थे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, मैंने कभी अपने ED और MD को नहीं आने दिया। उन्होंने मुझे पूरी अथॉरिटी दी थी कि जो भी इश्यूज हैं आप सेटल करें। और मैं जो यहाँ सेटल करता था, GMHR से बात करता था, MD से बात करता था, बहुत सारे लोगों का भला हुआ, उसमें मुझे बड़ी खुशी मिली, क्योंकि ये मेरा पैशन है। आपने बिना एक रूप देखा होगा कि काम के मामले बहुत सख्त हैं, लेकिन एक दूसरा रूप में तो किसी की मदद करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो है आज भी मिलता है। और मैं रेगुलर फॉलोअप करता हूँ। जब मुझे कोई काम बताते हैं, नैनावत साहब ने मुझे एक बार कहा कि सर ये पोस्टिंग होनी है, तो 2 बार मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। इनको काम करवाना आता। सुबह मैं जब गाड़ी में बैठता था, ये फ़ोन करते थे, तो मैं कहा अब तो ये करना ही पड़ेगा मुझे। और मैंने वहाँ GMHR को कहा भाई इनको यहाँ करना है, करे जी इनको तो हम बाहर कर चुके हैं, अहमदाबाद जोन दे चुके हैं, मैं कहना इनको दिल्ली देना है। तो नैनावत साहब का हमेशा इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रहा। और आज जो इन्होंने ये मीटिंग बुलाई है, कुछ यूनिट्स इसमें नहीं आई है, मेरा मानना है सब लोग एकजुट रहो, नैनावत साहब के साथ रहो। और दिल्ली एक सेंटर है, हेड ऑफिस है आपका। इनके पास फेडरेशन में कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन समाज सेवा के प्रति ये बहुत समर्पित हैं। और मैं इनके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। इतना जज्बा है नैनावत जी में, इतने लोगों से इनका रिलेशन है। और मैंने अपने आप को कह रखा कि मेरे लायक कोई भी काम है, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज जो ये कॉन्फ्रेंस है, आपकी 14वीं कॉन्फ्रेंस है, अब आपके सेकंड सेशन में आपकी बिजनेस मीटिंग्स होंगी, मैं उनकी शुभ कामनाएं देता हूँ। और जो शेखर साहब ने बताया कि सेंट्रल बैंक में इन्होंने बहुत हेल्प की है हमारे सफाई कर्मचारी के लिए। पोस्टिंग्स में मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं मिलूँगा पार्टी साहब से भी। हमारे पुराने मेंबर थे कि योगेंद्र पासवान साहब थे, उनसे मैं कई बार मिला। पहले चेयरमैन थे, आगरा के थे, प्रभु दयाल कठेरिया साहब, उनसे मैं रेगुलर मिलता था। अभी मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच हुआ हूँ। मेरे पास रिटायरमेंट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ RT का एक NRP का रोल है, मैं उसमें जाता हूँ फील्ड में, लेकिन ज़्यादा उतना रोल मेरा नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मैंने अपने आप को समाज सेवा तक सीमित कर लिया है कि पैसा तो बहुत कमा लिया, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे सही सेटल हैं। तो और मुझे खुशी है कि मैं कभी किसी को कोई काम आ सकूँ। थैंक यू सो मच। आई विश फॉर सक्सेस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों, यह 10 यूनिट प्लस 1 ट्रेड यूनियन यहाँ पे अवेलेबल हैं। सभी जनरल सेक्रेटरी अवेलेबल हैं एक्सेप्ट 1। उनके घर में कुछ समस्या है, उस वजह से एक जनरल सेक्रेटरी नहीं आए हैं, बाकी सारे जनरल सेक्रेटरी यहाँ अवेलेबल हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो यूनिट नहीं आई हैं वहाँ से भी लोग आए, UP से लोग आए, बॉम्बे से आए, चंडीगढ़ से भी दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी लोग आए हैं। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन देश के हर कोने से हुआ है इस आज के अधिवेशन में। ये मैं आपकी सूचनार्थ बता रहा हूँ। और अब मैं अनुरोध करूँगा श्री सीताराम खटीक जी, जो हमारे एक्स जनरल मैनेजर हैं, वो आए और 2 शब्द कहें। नमस्कार। लंच बाकी है। नमस्कार। भगवान तथागत बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर,
कोचकोनोला जी को नमन करता हूँ। इस मीटिंग के अध्यक्ष श्री बेचन प्रसाद जी, माननीय श्री सुभाष पारधी जी, सदस्य नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, श्री के.पी. चौधरी जी, हमारे जुझारू नेता, हमारे भाई श्री डी.आर. शेखर जी, जो कि SC/ST का व्यक्तिगत रूप से ख्याल रखते हैं, मेरे साथी श्री ईश्वर सिंह जी, मेरे मित्र और साथी श्री ईश्वर सिंह जी, श्री J.S. साहनी जी जो FGM दिल्ली हैं, श्री ढींगरा साहब, श्री हरिराम जी, श्री गुप्ता जी, अजय प्रकाश जी, बद्रीनारायण जी रिटायर्ड AGM, श्री G.S. मीणा जी AGM चंडीगढ़, श्री सरवण सिंह जी जनरल सेक्रेटरी आईबोक, अहमदाबाद से पधारे हुए जनरल सेक्रेटरी श्री H.D. परमार जी, नागपुर से पधारे हुए जनरल सेक्रेटरी श्री लोखंडे जी, राजस्थान से पधारे हुए श्री सुखराम मीणा जी, हैदराबाद से पधारे हुए श्री आशीर्वादम जी, भोपाल से पधारे हुए श्री रवि गिरिराज जी, यहाँ के स्थानीय श्री उदय गौतम जी, श्री अरविंद कुमार जी जो गुवाहाटी से आए हैं, श्री बारला जी और श्रीमती प्रेमा धन जो रांची से आए हैं, श्री दुर्गेश सीदार और प्रदीप सुली जी जो रायपुर से आए हैं, और मेरे बड़े भाई और प्रिय नेता श्री नैनावत जी, और पूरी भारत की यूनिट से पधारे हुए सभी साथियों। ये नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत लोगों को जानता हूँ। आप लोग सोचोगे क्या ये नाम ही पड़ेगा क्या? कारण ये है कि इन लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, और पिछले 37 साल से जब से मैं बैंक में आया एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो ऐसी मीटिंग्स में मैं भाग लेता रहा हूँ। पिछले 37 साल में कभी कोई ऐसा मौका हुआ हो कि SC/ST की मीटिंग में भाग नहीं लिया हो। एक बार हमारे ऑफिसर एसोसिएशन और SC/ST की यूनियन एक ही दिन थी, तो हमारे SC/ST के जो कई नेता थे उन्होंने सोचा कि नेताजी नाराज़ नहीं हो तो उस मीटिंग में चले गए, लेकिन मैं SC/ST की मीटिंग में गया और मैं ऑर्डिनरी मेंबर ही था। मैं आपकी तरह एकदम पीछे बैठता था, रात की ट्रेन में जिसमें सबसे कम किराया लगता हो उसमें जाता था, रेलवे स्टेशन पर ही नहा धो लेता था, मीटिंग अटेंड करके शाम को आ जाता था। लेकिन आज तो मैं देखता हूँ आप लोग, कई लोग SC क्लास से आए हैं, फ्लाइट से आए हैं, और अच्छी रहने की बहुत व्यवस्था है। ये जो हमारे पिछले जो लीडर्स हैं, ये उनके संघर्ष का ही एक परिणाम है कि आज हम लोग इस स्थिति में हैं। लेकिन अभी मैं चौधरी साहब को सुन रहा था तो मुझे भी थोड़ा जोश आ गया। वैसे सर मैं बहुत माइल्ड बोलता हूँ, बहुत माइल्ड भी हूँ, लेकिन हमें हमारे जो पहले जो पूर्व नेता हैं जो भी सर्विस में नहीं है, उनके सेक्रीफाइस को नहीं भूलना चाहिए। इन्होंने अपना कैरियर SC/ST एम्प्लॉयज़ के उत्थान के लिए लगा दिया। आपने सुना अभी कि ये सस्पेंड भी रहे, लेकिन ये अपने उद्देश्य से डिगे नहीं। इसीलिए जो भी प्रेजेंट लीडरशिप है जो आने वाली है, मैंने उनसे 2-3 चीज़ें कहनी है कि एक तो आपको सपोर्टिव रोल देना है, आपको बाकी लोगों को आगे बढ़ाना है। या तो आप 2 चीज़ चुन लीजिए, या तो कैरियर चुन लीजिए या फिर आप सोशल सर्विस चुन लीजिए। सोशल सर्विस या एसोसिएशन की आड़ में आप प्रमोशन लेते हैं या बाकी चीज़ें लेते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से चूँकि अब रिटायर हो गया हूँ जनरल मैनेजर के रूप में, तो मेरा ये मानना है कि आप एक रास्ता चुनिए। नहीं क्या होता है, लोग हमारे प्रमोशन पोस्टिंग के चक्कर में ये जो SC/ST मूवमेंट है इसको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। पारदी साहब से मिला आज, वैसे भी कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन आज मिला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कई लोग मुझे कहते भी हैं कि हम SC/ST कमीशन में जाते हैं, पारदी साहब से मिलते हैं, सिर्फ एक बार मिलते हैं, फिर काम ही होता है। मैं नैनाव जी से किसी इशू पे बात कर रहा था, यार बाकी सबके ट्रांसफ़र हो गए, एक भाई का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। बोला वो पारदी साहब ने व्यक्तिगत रूप से SMS किया है, टॉप अथॉरिटी को किया, तो होना ही होना है। तो ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी इतनी बड़ी संस्था के जो सदस्य हैं वो इतना इंटरेस्ट लेते हैं हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के SC/ST के लिए, तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ
केपी चौधरी जी के लिए और बाकी यूनिट्स के लिए नैनावत जी ने मुझे करीब 10 दिन पहले कहा था। मैंने कहा भाई कैसे आप ऑर्गेनाइजर को क्या कर रहे हो? बोला मैं तो चौधरी साहब से मिल के आया हूँ, मैं और उदय दोनों, और अब उनको जिम्मा सौंप दिया है। तो अभी बाकी यूनिट्स और बाकी जो ऑल इंडिया के यूनिट हैं वो चौधरी साहब हैं और सेंट्रल बैंक के हम लोग मिल के देखते हैं। तो ऐसा जो कोऑर्डिनेशन है दिल्ली में मेरे सर्विस दरमियान अगर बुलाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इतना शानदार कोऑर्डिनेशन दिल्ली में है। और ऑल इंडिया का सेक्रेटरी जनरल आज इतनी महत्वपूर्ण तारीख को पार्टी साहब, शेखर साहब और चौधरी जी आज उपलब्ध हैं। मुझे लगता है कि ये नैनावत जी के लाइजन और इनका जो एक दूसरे के प्रति व्यवहार है उसकी वजह से ही है। पार्टी साहब मौजूद हैं, शेखर साहब मौजूद हैं और चौधरी जी मौजूद हैं। ये 3 स्तंभ हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो मैं क्या 2-3 चीज़ें इनके सामने रखना चाहता हूँ। और सर मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूँ कि अभी मैं जनरल मैनेजर नहीं हूँ, अब मैं एक SC/ST का साधारण व्यक्ति हूँ। पहले भी SC/ST का साधारण व्यक्ति था। एक तो सर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है पार्लियामेंट कमेटी की, जो कि दिसंबर 2021 में पार्लियामेंट में रखी गई है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। दैट इज विद द स्पेसिफिक रेफरेंस टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, आपने बताया होगा। उसमें कुछ चीज़ें जो मैंने पढ़ी है उसमें एक तो उन्होंने, अब ये उनकी रिकमेंडेशन या ऑब्जर्वेशन है, अब मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं इतना लाका जानकार नहीं हूँ। शेखर साहब उसको इंटरप्रेट करेंगे या चौधरी साहब या उसमें लिखा है कि रिजर्वेशन जो है वो लोएस्ट कैडर तक अवेलेबल है, मतलब अप टू स्केल 1 ही अवेलेबल है। तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि इट मे बी गिवन अप टू DGM। अब जो ये मे शब्द है ना सर, ये हम चाहते हैं इसको मे को हटाओ। ये मे से जो है ना बड़ा कंफ्यूज होता है। वो कहते हैं इट इज़ अ रिकमेंडेटरी, वो कहते हैं नहीं इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ जस्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या है कि करीब सभी बैंक अभी प्रॉफिट में है। तो जैसे आपने भी बात की, बाकी साथियों ने जो स्कॉलरशिप की बात की एब्रॉड की 90%, और मेरा ये इस मंच से, इस गेस्ट हाउस को और बाकी जो यहाँ अथॉरिटीज बैठी है उनसे एक अनुरोध है कि स्टाफ वेलफेयर फंड से या CSR से SC/ST के जो कर्मचारी हैं, जैसे सेंट्रल बैंक है सेंट्रल बैंक के लिए करें, स्टेट बैंक है स्टेट बैंक के लिए करें, LIC के लिए, एटलीस्ट अप टू स्केल 4 मतलब क्लर्क तक के जो उनके बच्चे हैं उनको 100% स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था करें। तो मुझे लगता है कि वो भले ही स्केल 3 या स्केल 4 है, लेकिन उनके बच्चे IIT IIM करके आगे बढ़ेंगे। बाकी काफ़ी कुछ कह चुके हैं, मेरा जो है ज़्यादा कहना नहीं है। लेकिन एक बात जो भी सानी जी ने कहा कि SC/ST के 21% है। मैं CLO रहा हूँ 2 बार, मुझे मालूम हो 21% कैसे हैं। उदय गौतम जो नंबर 1 था, जनरल नंबर से पास होके आया, उसको भी उन्होंने उसमें काउंट करते हैं SC/ST में। अरे भाई उसको निकालो उससे। SC/ST जो रिजर्वेशन से पास हुआ है, जो कंसेशन लेके प्रमोट हुआ है, आप उसी को लिखो। जो बाकी लोग डायरेक्ट आए हैं, जैसे मैं डायरेक्ट 3 to 5 AGM आया था, दैट वाज नॉट ए रिजर्वेशन। लेकिन वो क्या करते हैं, उसको भी मान लेते हैं। वो कहते हैं नहीं जी हमने तो जो है आपके आदमी को एक प्रमोट किया, वो ठीक है। तो जो भी CLO, मैं CLO था तो मैं थोड़ा ज़्यादा देखता था, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में वो बहुत ही मतलब, जैसे उन्होंने सर ने कहा कि चप्पल नहीं थी, कपड़े नहीं थे, खाने को नहीं था। मैं जब PO का एग्ज़ाम देने गया तो मैं भी चप्पल पहन के गया था। मुझे नहीं पता था कि भाई उस वक्त कोट पहनना चाहिए, टाई लगानी चाहिए, जूते पहनने चाहिए। लेकिन अभी जब मैं IPBS में मैं एक्शनल मेंबर हूँ, जब इंटरव्यू लेने जाता हूँ तो बाकी सदस्यों से मैं कहता हूँ कि आप इनको एट पार मत गिनो। इस बच्चे को क्या अवेलेबल है इंफ्रा और इस बच्चे को क्या अवेलेबल है इंफ्रा, वो देखिए आप। जो बच्चा क्लर्क के लिए सूट पहन के आ रहा है, टाई लगा के आ रहा है, इसका मतलब 10-12 हज़ार रुपये इसने खर्च किया, एक बच्चा सिंपल आ रहा है। तो हमें SC/ST OBC इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और अभी चूँकि मैं IPBS और IDI बैंक दोनों में
एज ए एक्सटर्नल मेंबर जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ। और कई बार वो लोग बोलते भी हैं कि खटीक साहब आप बहुत रिजिड हो। मैंने कहा यार देखो, हमारे टाइम में हम लोगों को ये चांस नहीं मिला, अब बच्चों को इनको आगे आने दीजिए, आप कब तक रोकोगे ऐसे इस तरह से। और प्रमोशन में भी कई बार कहते हैं कि हमको कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। अगर कैंडिडेट अवेलेबल होता तो कहते हैं सूटेबल नहीं है, और अगर सूटेबल है सर, पार्टी सर और चौधरी साहब और शेखर, तो लास्ट मोमेंट पे उसको चार्जशीट मेमो दिया जाता है। और ये जो रिपोर्ट दी गई है पार्लियामेंट कमेटी की, इसमें भी उन्होंने लिखा है कि वो जो इशू है उनको आउट ऑफ कोर्ट विद इन इंटरनल मैकेनिज्म में इनको सॉल्व करें, उनका ड्यू परमिशन दिए जाए। जी समय काफ़ी हो गया है, आपने मुझे बुलाया। एक्चुअली ये तो आग्रह नहीं था, ये तो आपको आपने यही कहा आपको आना है। आपने तो पूछा ही नहीं भाई 2 तारीख को अवेलेबल हो नहीं हो, आ सकते हो नहीं आ सकते हो। आपने तो कहा 2 तारीख को हमने फिक्स कर दिया आपको आना है। तो अभी और साथ में ये भी कहते हैं कि आपके बिना हमारा फंक्शन होगा ही नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी फंक्शन इनके बगैर हमने किया भी नहीं है। तो मैं अपनी बात ख़त्म करूँ उससे पहले मेरा एक निवेदन और है। जो हमारे एजुकेटर्स बैठे हैं, सानी जी और तीनों रीजनल मैनेजर्स बैठे हैं, किसी भी बैंक में SC ST के लिए कोई अलग से स्कीम नहीं है जो सिर्फ SC ST के लिए बनी है। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी आती है या और कोई स्टेचुटरी बॉडी आती है तो वो देखती है कि कितने % आप लोगों ने ऋण दिया है। ये जो कमेटी अभी विद रेफरेंस टू SBI में कह रहा था, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि देयर इज नो स्पेशल स्कीम फॉर एक्सक्लूसिव फॉर SC ST और OBC। देयर में भी स्कीम फॉर वुमेन, पर इस तरह की। लेकिन चूंकि आप इस पद पे हैं, समाज के कमजोर वर्ग का आपको एक चांस मिला है। अभी मैं और ईश्वर सिंह जी अगर कोई कुछ करना होगा तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन आपके पास मौका है। आप जब रिटायर होंगे तो आपको बहुत तसल्ली मिलेगी कि आपने कमजोर वर्ग के लोगों को सहारा दिया, उनको बढ़ाने में हिम्मत दी। मेरा आप तीनों से, सानी साहब से अनुरोध है कि जो भी मिले आपको डिजर्विंग केस हो उसमें मदद करिए, लोन में मदद करिए और प्रमोशन में भी मदद करिए। हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, करते रहेंगे, इसको अन्यथा नहीं ले, क्योंकि अभी रिटायरमेंट के बाद कोई ज़्यादा काम तो बचा नहीं है। आप लोग हैं, जब तक हमारे साथ के जो लोग हैं, उसके बाद जब नई पीढ़ी आ जाएगी तो समझ में नहीं आएगा, वो कहेंगे कौन फटीक है। लेकिन जब तक सानी साहब है, बाकी लोग हैं, हमारा अनुरोध रहेगा कि आप इनको कंफर्टेबल रखिए। और ये कंफर्टेबल इसलिए नहीं रखना कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की गाइडलाइन भी है कि SC ST को ट्रांसफर में, प्रमोशन में एज फार एज पॉसिबल उसके नेटिव या उसके आसपास रखना है या उस जगह रखना है जहां वो कंफर्ट रहे। उन्हें पार्टी साहब का, चौधरी साहब का और शेखर जी का आप यहाँ पधारे 2 अक्टूबर के इतना जस्ट कार्यक्रम के बावजूद भी मैं व्यक्तिगत रूप से आपका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से आगे भी ऐसी मुलाकात रहेगी। और जो सभी साथी यहाँ आए हैं, इस कारवां को आगे बढ़ाना है, SC ST मूवमेंट को। ये सिर्फ एक मीटिंग समझ के आप लोग नहीं, यहाँ जब जाएँ तो पूरे जोश के साथ जाएँ, सब लोगों को इकट्ठा करें। और एक ही मामला है, जब पार्टी साहब आए थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, जब इन्होंने मीटिंग की थी अपने पूरे टॉप अथॉरिटी के पास, राइट फ्रॉम चेयरमैन टू ED GMHR सारे लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में देयर आर सो मेनी यूनियंस ऑफ SC ST, तो देयर शुड बी ए अमालगमेशन और देयर शुड बी ए 1 यूनिट। तो मेरा रिक्वेस्ट है नैनावा जी से, उदय जी से, बच्चन प्रसाद जी से और बाकी आप सभी लोगों से कि प्रयास करिए कि सिर्फ एंड सिर्फ सेंट्रल बैंक में एक ही यूनिट हो जो कि 100% मेंबरशिप। तो थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड जरा चीफ गेस्ट बोले, एक दो सवाल आ गए हैं। देखिए, इंडियन रेलवे हमारा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, दफ्तर दे रखा था उनको, छोटा सा फ्लैट। तो हमने परमार साहब से कहा इसका रिव्यू करो रेलवे का,
दिमाग आधे में रात को दिमाग खड़ी कर दी, आधा इनको दे दो और आधा जो है उस सूर्य को देखा, उसमें दिमाग खड़ी हुई। हमने कहा कि तो पूरा देने की बात नहीं की, तो हमने उससे कहा जनरल सेक्रेटरी साहब सोच से मेरी गिल्ला तू मेरे साथ दीवार तोड़, कच्ची दीवार फटाफट दीवार तोड़ दी। अगर ये दीवार आज नहीं टूटी तो परमानेंट हो जाएगी, और अगर आज ये टूट रही तो तब तक पूरा रेलवे का हो जाएगा। बताते बड़ा खुशी है कि जो ऑफिस उस दिन तय हुआ, आज रेलवे एसोसिएशन उस पूरे ऑफिस के अंदर अपने समाज के लोगों का काम कर रहा है। एक बार इरादा, अभी बात आ रही थी रिजर्वेशन की, मैं एलआईसी का जनरल सेक्रेटरी भी हूं और एलआईसी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो मैंने कहा मेरे डिपार्टमेंट में 8 जनरल इंचार्ज हैं इंडिया में, 8 में 4 शुरू कास्ट है बिना रिजर्वेशन के, 50% तो एससी एसटी लोग चला रहे। कितने चला रहे हैं? 50%, यानी कि इंडिया को 8 जनरल इंचार्ज चलाते हैं, उसमें 4 जनरल इंचार्ज हैं वो किसके? एससी के एसटी के। 17 सीनियर इंचार्ज हैं, उसमें 10 से एससी एसटी के बिना रिजर्वेशन के। रिजर्वेशन बशर्ते संगठन का डंडा इतना मजबूत होना चाहिए। और रही बात जब तक कि भाई मैं तो एक काम करता हूँ, जाता हूँ और अपने लोगों से बोलता हूँ जगह ढूंढ लो, ये जगह भारत की है और हम भी भारत के हैं, हम आदिवासी हैं, मूल निवासी देश हमारा है, ये जगह हमारी है, जगह देखो, जीवन कटवाओ, उससे घुस जाओ और बाबा साहब का फोटो रख दो, किसी की हिम्मत नहीं लगी बात करना। बात समझ आ रही है? अरे तो बात समझ आ रही है? ये जो देश की जमीन है किसकी है? अरे हमें मूल निवासी भाई बाहर से आए लोग हैं जो मालिक बने हुए, आप अपने आप को पहचानते नहीं हो। मेरी बात समझ में आई नहीं? इसलिए थोड़ा हौसला अगर करोगे तो कोई समस्या और रही बात के कारण की। एक आदमी असिस्टेंट प्रोफेसर आता है किसी यूनिवर्सिटी में, जब एचओडी बनता है तो डिपार्टमेंट को उसके बाद सफेद हो जाते हैं। ये बात से क्या मैं सवाल करता हूं कि जो आदमी एचओडी है आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और एक नया असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर रहा है, क्या उसकी कभी बराबरी कर सकता है नॉलेज में? उसे 25 साल चाहिए एचओडी बनने में। ये एचओडी है, ये जो बैठे हैं एचओडी है अपने डिपार्टमेंट के। अगर मोहन भागवत जी 80 साल की उम्र में समाज का काम कर सकते हैं तो नैना जी 65 साल की उम्र में जो काम करते समाज का इस्तेमाल है। तो मेरी बात समझ नहीं, ताली तो हम बजा रहे, ताली तो मजदूरी बज रही है, ताली तो बजाओ तब तरीके से जोरदार ताली बजाओ। भाई मेरे हमने अनुभवी आदमी मिल रहे हैं, हमारे शिक्षक साहब का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने 2 लोगों के लिए विशेष रूप से यह व्यवस्था की है कि जो लोग सेवानिवृत्त हो जाए और उनका संगठन अगर उन्हें चुनता है तो पदाधिकारी होंगे और उनको सरकार की हर बैठक में बुलाया जाए। जोरदार तालियां हमारे कार्यकर्ताओं के लिए। मैंने पादी साहब से कहा है, एक पत्र आपकी तरफ से जाना है, उन्होंने भी यस कर दिया है, आयोग के चेयरमैन विजय सामला ने यस कर दिया है कि एक लेटर सारे विभागों को गवर्नमेंट जो सेवानिवृत्त लोग हैं अगर उनके सरकार उनको जिम्मेदारी देते हैं तो वो पद पर रहेंगे और समाज की सेवा करते हैं। जोरदार तालियां। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबा साहब की जो पवित्र जो कर्मभूमि है नागपुर के रहने वाले राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति भारत सरकार के माननीय सदस्य सुभाष भारती जी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे और सब खड़े होकर के जब तक वहां नहीं पहुंचे उनको जोरदार तालियां दे लीजिए। सुभाष भारती जी के जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन किया, समाज के लोगों को एकत्रित किया, एकत्रित किया और एक अनऑफिशियल है समाज की, उनको सुनने का कहने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया, इनके लिए उनको धन्यवाद करता हूँ। मैं जैसे आपने बताया कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री कमेटी एससी वेलफेयर में हूँ, तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको, आप सब लोग हैं तो पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या फंक्शन है थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा। हमारी कमेटी में टोटल 30 मेंबर्स हैं, उसमें 20 मेंबर लोकसभा से हैं और 10 मेंबर राज्यसभा से। डॉक्टर कीर्ति पी सोलंकी गुजरात से, अहमदाबाद से, वो चेयरमैन है कमेटी की, वो एक प्रोफेसर है, सर्जन है और अच्छी तरह से कमेटी को लीड कर रहे हैं और अच्छा काम कर रही है कमेटी। तो उसमें ये सभी मेंबर इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ऑटोमेटिक कोई कमेटी का मेंबर नहीं होता, इनके लिए उनको इलेक्शन लड़ना पड़ता है। इलेक्शन के बाद वो जो नॉमिनल इलेक्शन के बाद इलेक्टेड होते हैं उन्हीं को इसका मेंबर बनाया जाता है।
That is one of the elected committee of the parliament, one of the powerful और most important committee of the parliament. इसके जो फंक्शन है बेसिक थोड़े मैं बता देता हूँ आपको. ब्रॉडली हमारी फंक्शन जो कमेटी है जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, बैंक्स हैं, PSUs हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं और यूटीज़ हैं, उन सभी में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी आपके ऑफिस हैं, उनमें रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना. जैसे हमारा 15% रेजोल्यूशन SC का है, 7.5% ST का है, उस रेजोल्यूशन को लागू करना ये हमारा दायित्व है कमेटी का, हमने प्रमुख जो दायित्व है. उसके अलावा नेशनल कमीशन के जो कार्य हैं उसमें जो नेशनल कमीशन रिपोर्ट देती है, वो रिपोर्ट को इफेक्टिवली लागू किया जाए, इसके लिए भी कमेटी का एक प्रयास रहता है. उसके लिए हम नेशनल कमीशन की भी कई बार मीटिंग करते हैं और उनके सुझाव लेते हैं कमेटी कि कैसे हम नेशनल कमीशन को SC/ST को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. बाकी ओवरऑल वेलफेयर ऑफ SC/ST को भी कमेटी का दायित्व बनता है. तो ये थोड़ा ब्रॉड में अपना कमेटी का इशू है. बाकी हमारी कमेटी ने बहुत सारे कुछ अचीवमेंट्स हैं कमेटी के, थोड़ा ब्रॉडली बताना चाहूँगा आपको कमेटी का क्या क्या कमेटी ने काम किया. बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा ब्रीफ में थोड़ा सा आपको. कमेटी पीछे 2017-18 में विजिट किया चंडीगढ़ में. वहाँ कमेटी देखा कि ट्राइबल का रिजर्वेशन नहीं था भाखड़ा बीज ब्यास निगम में, DBMC में. हमने पूछा कि रिजर्वेशन क्यों नहीं है ट्राइबल का यहाँ. उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ तक काम था इनका रिजर्वेशन, इसलिए रिजर्वेशन नहीं था यहाँ भाखड़ा बीज ब्यास निगम का. तो मैंने उसके बाद पूछा तो 76, 70, 80 की बात है. उसके बाद आपका आगे विस्तार हुआ भाखड़ा बीज ब्यास का. उसके बाद आपका हिमाचल में आप काम कर रहे हैं, हरियाणा में काम कर रहे हैं, तो और उसका राजस्थान में काम कर रहे हैं. वहाँ तो ट्राइबल हैं. तो उन्होंने माना कि हाँ वहाँ ट्राइबल है. उसके बाद उन्होंने अपना पॉलिसी चेंज नहीं की और उसी पे चलते आ रहे हैं. और एक थोड़ा दुखी बात मेरे लिए भी है, किसी ने मैंने नहीं लिखा कि वहाँ भाखड़ा बीज ब्यास में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ रिजर्वेशन नहीं है. किसी ने नहीं बोला. हमें आज तक किसी एसोसिएशन ने नहीं लिखा, किसी भी इंसान ने जो काम कर रहा है SC/ST किसी ने भी लिखा नहीं हमें कभी. कमेटी ने खुद विजिट किया, वहाँ संज्ञान लिया, पता लगा कि वहाँ SC/ST एसोसिएशन नहीं है. उसका चेयरमैन साहब ने बोला सेक्रेटरी मीटिंग बुलाओ, को बुलाओ, सेक्रेटरी एनर्जी को बुलाओ. उसको हमने मीटिंग की, सेक्रेटरी एनर्जी को बुलाया. उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक है. चेयरमैन कहा नहीं आप आ जाओ, यू हैव टू कम, कंपल्सन है, आपको आना ही है. उनको बुलाया गया, उनको पूछा गया. उन्होंने आप ही बोला सर हमारी गलती है, रिविजन होना चाहिए ट्राइबल का, हमारी नहीं किया हमने, ये काफ़ी सालों से चल रहा था, ये हमारी गलती है. ये एक्सप्रेस अपोलॉजी फॉर द कमेटी. उसके बाद कमेटी का एश्योरेंस दिया कि मैं रिविजन लागू करूँगा. उसका बोर्ड की जाते उन्होंने मीटिंग की. मीटिंग के बाद उन्होंने नोटिफिकेशन किया, एक्ट में अमेंडमेंट किया और ट्राइबल का रिविजन लागू किया कमेटी के इंटरव्यू के बाद. अभी वहाँ ट्राइबल का रिविजन है. उसके अलावा हमारा जैसे अभी पीछे हमने किया 2019 में फरवरी मीटिंग की थी. उसमें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का एक इशू था हमारे पास. वहाँ 350 इशू थे, जो कि 350 वैकेंसी थी इंजीनियर्स की, जो कि रिजर्वेशन प्रमोशन में और मेरिट पे थी. और वो काफ़ी सालों से 15 साल से केस लड़ रहे थे. कमीशन ने उनके हक में जजमेंट दिया, हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया, उसके बाद भी वो लागू नहीं कर रहे थे. उसके लिए हमने मई में फरवरी मीटिंग बुलाई कमेटी ने और उनको बोला गया कि विद इन 3 मंथ इनका रिजर्वेशन प्रमोशन 350 का मेरिट पे है, उन सबका प्रमोशन होना चाहिए. तो उन्होंने 4 महीने हमसे लिए, 4 महीने का टाइम मांगा सेक्रेटरी ने. और एक इंसान थे जो डायरेक्टर लेवल के थे, जो काम को रोक रहे थे, जो चाहते थे पार्लियामेंट कमेटी कहीं जाओ मैं काम नहीं होने दूँगा. उनका आपको लोग बहुत थोड़ा अहम होता कई लोग. उनको कमेटी आदेश दिया कि आदमी का आज ही ट्रांसफ़र किया जाए. उसी से उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, दूसरा अपॉइंट किया गया जो पॉजिटिव माइंड का आदमी इंसान था. उसके बाद 4 महीने बाद में रिजल्ट आया, 350% ऑन मेरिट, ऑल इंजीनियर्स दे वर प्रोमोटेड. और ऑल अल्टीमेटली जो उसका प्रोक्लेमेशन हुआ, नीचे तक वैकेंसी आई, 1250 लोग टोटल प्रमोट हुए उसमें. अभी उन्होंने DPT को बुलाया, मीटिंग की है, उनको बोला कि आप जितने भी हमारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री हैं उन सबको आप आदेश जारी करो. तो उन्होंने कहा ऐसी 12 मिनिस्ट्री हैं जो 90% SC/ST काम करते हैं. तो हमने 12 मिनिस्ट्री को बुलाया, DPT को बुलाया, उनको बेसिक 3-4 इशू हमने दिए. आप देखिए कितना बैकलॉग है उसको बताइए, हमें कितने SC/ST का रिजर्वेशन प्रमोशन पेंडिंग है वो हमें बताइए, वो हमें चाहिए डाटा. और पुराना भी आपका इशू कोई बना आया था बैकलॉग का तो क्लियर करिए हमें. आप कब तक का टाइम चाहिए. 12 मिनिस्ट्री को बुलाया या 90% SC/ST काम करते हैं. DPT बुलाया, फिर आदेश जारी करिए. उसके बाद उन्होंने 4 महीने का टाइम दिया हमें और उस 4 महीने बाद दोबारा फॉलोअप मीटिंग करेंगे. अभी उन्हें बताया कि जैसे एग्जांपल मैं बताऊं कि रेलवे में 1 लाख वैकेंसी है, तो उन्हें एश्योरेंस दिया 4 लाख के 4 महीने में 1 लाख वैकेंसी हम निकालेंगे और जो भी SC/ST का रिजर्वेशन होगा उसको हम पूरा करेंगे. और
उससे पहले भी हमने एफर्ट्स करके बुलाया था DPT को, उसमें हमने 20,000 SC प्रमोट किए थे और 10,000 SC प्रमोट किए थे। वहाँ पर डाटा DPT ने प्रोवाइड किया। अभी मुझे उम्मीद है काफ़ी लोग प्रमोट होंगे कमेटी के एफर्ट से। आप लोग भी थोड़ा प्रयास करें, हमें बताएं कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में या ओवरऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में रिविजन लागू नहीं हो रही। इंडिविजुअल इशू के लिए मैं नहीं कह सकता, इंडिविजुअल इशू में आप कमीशन का दायित्व है। हालांकि मेरे पास भी इंडिविजुअल इशू के बहुत सारे मैटर आते हैं। मैंने अपने स्टाफ को, ऑफिसर को बोला कोई भी इंडिविजुअल मैटर आए आपको फाइल क्लोज नहीं करनी है, आपको मैटर को रेफर करना कमीशन को और कंसर्न डिपार्टमेंट भेजना है, ये आपका दायित्व है। ये मत कहना कि हमारा काम नहीं है, कमीशन काम है, हम मैटर को क्लोज कर दें, ऐसा नहीं। सभी को बोला कि आप सब मैटर जो भी आता है SST की कोई परेशान है, कोई भेज सकता है, आप सब मैटर रेफर करें कमीशन को या उसकी कंसर्न डिपार्टमेंट CMD को लिखें और सेक्रेटरी लिखें। उसका काफ़ी इफेक्ट होता है पार्लियामेंट्री कमेटी के डाटा जाने से। तो ये हमने पता रखी है ताकि कोई किस तरह की दिक्कत ना हो किसी की। उसके अलावा अभी मैं लेटेस्ट में थोड़ा बताऊँ आपको कमेटी का जो अभी बेसिक इशू का हम कुछ पॉलिसी मैटर देखते हैं, जैसे अभी चौधरी साहब ने जिक्र किया। अभी हमने एक इशू दिखा प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का। तो कमेटी की जानकारी में आया कि अभी SC जो पेरेंट्स हैं उन जिसकी इनकम 2.5 लाख है, उन्हीं के बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है। 2.5 बहुत कम इनकम है, कम लिमिट है, जो लिमिट है। एक 4th क्लास का एम्प्लॉय, छोटा क्लिनिकल स्टाफ है, उसकी भी पूरी आप साल की इनकम देखिए 2.5 लाख से ऊपर हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द SST दे आर डिप्राइव्ड फॉर गेटिंग द स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक। दैट आर इशू डिस्कस बाय द कमेटी इन डिटेल। हमने DPT को बुलाया, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, इसमें नोडल मिनिस्ट्री हैं, उनको बुलाया, एजुकेशन डिपार्टमेंट को बुलाया और उनको बोला कि आप ये रिवाइज कब करेंगे, क्यों नहीं किया अब तक। हमने जानकारी ये ली कि OBC का और EWS का उस समय 8 लाख ऑलरेडी गवर्नमेंट रिवाइज कर चुकी है और SST का सिर्फ 2.5 लाख ही था। हमने इस बात पे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया और बोला, एक रिपोर्ट पार्लियामेंट को दी, उसको बोला कि सभी का 8 लाख का लिमिट फिक्स करें, SST का भी जो सीलिंग है, ताकि SST के जो 8 लाख तक इनकम वाले हैं उन सबको बेनिफिट मिले। गवर्नमेंट का एश्योरेंस मिला हमें कि उसको करने वाले हैं। कैबिनेट की मीटिंग एक हो चुकी है और जल्दी ये डिसीजन आने वाला है, 8 लाख की लिमिट SST के लिए हो जाएगी। उसके अलावा अभी कमीशन के सब मेंबर बैठे हैं, तो उनसे भी एक अनुरोध करूँगा, उनके संज्ञान में बात देना चाहूँगा। सर, हमने फरवरी 2019 में रिपोर्ट दी है हाउ टू स्ट्रेंथन नेशनल कमीशन। उसके लिए हमने पूरा डिटेल में एग्जामिन किया, रिपोर्ट बनाई है पूरी, कमीशन को 2-3 बार कॉल किया, उनसे एविडेंस डाटा लेके कर लिए और हमने फरवरी 2019 में एक रिपोर्ट दी है। उसमें कुछ सेशन हमारे हैं, जैसा अभी आप देखा, मैं खुल के बात कर बोल रहा हूँ आपको। कमीशन में जो लोग जाते हैं, सर थोड़ा सा आपको थोड़ा मैं एड्रेस कर रहा हूँ, काफ़ी लोग बोल रहे हैं मेरे को इशू है कि कमीशन की रिकमेंडेशन जो हो जाती है वो लागू नहीं होती, उसको मानते नहीं। गवर्नमेंट बोलती है हमें डॉक्यूमेंट डाल दिया जो करना कर, ऑफिसर ऐसे बोलते हैं। तो एक इशू है कि आदमी कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट कमेटी इंडिविजुअल मैटर करेगी नहीं, कमीशन ने पूरा एग्जामिन किया, डिटेल में रिपोर्ट दिया, उसके बाद रिपोर्ट को लागू नहीं हो रहा, तो SST कहाँ जाएंगे। तो एक बड़ा इशू था हमारे, बहुत हमने इस बारे में थोड़ा सोचा, कंसिडर किया। हमने पाया कि एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था इस बारे में 94-95 में। कमीशन ने बोला कि कमीशन का रिकमेंडेशन दैट विल नॉट बी बाइंडिंग, वो बाइंडिंग नहीं होगा, तो एक सजेशन होगा, एक परसुएसिव वैल्यू होगी, एडवाइजरी होगा। उसके बाद वो परवाह नहीं करते, जहाँ पर लगा आपने ज़्यादा प्रेशर डाला तो हाई कोर्ट चला गए, दूसरे कोर्ट में जाके मैटर स्टे हो जाता। अल्टीमेटली SST डिप्राइव्ड फॉर गेटिंग बेनिफिट। तो एक हमने एक रिपोर्ट में लिखा कि यदि जरूरत पड़े तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाए, सुप्रीम के ऑर्डर को नलीफाई किया जाए और SST का और जो कमीशन का जो जजमेंट है, एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, चलो मैं क्रिमिनल मैटर नहीं बोलता, जो सिविल मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, उसमें दैट शुड बी मेड बाइंडिंग। तो उसके लिए मैं सर से बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर आप थोड़ा इस रिपोर्ट को थोड़ा स्टडी करके थोड़ा आगे बढ़ाएं, पार्लियामेंट में इसको लेके जाएं, तो ताकि एक अमेंडमेंट हो, ताकि कम से कम सर्विस मैटर में जो लेटमेंट राइट है इंसान का एज पर लॉ है, DPT के हिसाब से, कानून के हिसाब से ठीक है, वो राइट उसको मिलना चाहिए। ये नहीं कि कमीशन की रिपोर्ट को कोई इधर रख देता, मैं नहीं मानता। दैट परसेप्शन मस्ट गो आउट। तो मेरा सजेशन सर आप थोड़ा इस बारे में करें, क्योंकि काफ़ी लाखों लोगों से बेनिफिट होंगे। तो बाकी हमने कमीशन संख्या के लिए बढ़ाने के लिए कहा, 5 मेंबर सभी जन नहीं हैं, 29 मेंबर होने चाहिए। कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बढ़ाई जाए, कमीशन अलग से बजट दिया जाए, अलग से एड्रेस का बनाया जाए, अलग से बिल्डिंग रखी जाए और हर एक स्टेट में कमीशन की अलग से ब्रांच हो। अनुमानित पहुँची दूर का आदमी कहाँ से आएगा, तमिलनाडु से कैसे आएगा, ये सब सजेशन है सर। मैं चाहता हूँ हमारी रिपोर्ट का डिटेल में थोड़ा एग्जामिन कराएं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ताकि हमारे समाज के लोग का, काफ़ी लोग का उसमें भला होगा। मेरा निवेदन सर आपको।
अभी मैं सीधा अब आता हूँ, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, अच्छी समाज से बिलोंग करते हैं, सब सर्विस करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग वेलअप हैं। हमारे समाज में बहुत लोग हैं जो गरीब हैं, जिनको 2 टाइम की खाना नहीं मिलता, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, और अच्छे उनके बच्चे लेबोरियस हैं और मेरिट पे भी हैं, तो वो अच्छे मार्क्स लेने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी उनको पैसा नहीं होता कि वो आगे बढ़ पाएँ। तो मेरा आपसे निवेदन है, जो भी एसोसिएशन आप हैं, बैंक से एसोसिएशन है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की हैं, PSUs की हैं, मेरा निवेदन सबसे है कि आप यू शुड पे बैक टू सोसाइटी। आप उन बच्चों को चिन्हित कीजिए, देखिए कौन बच्चे हैं जो ऐसे हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करें। आपके एसोसिएशन भी नैना जी और बाकी जो एसोसिएशन है बैंक की, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप गाँव में, समाज में जहाँ भी गरीब बच्चे हैं, आप उनको चिन्हित करें, जाएँ, उनका खाने के लिए प्रबंध करें। यदि ऐसा नहीं है तो पढ़ाई के लिए अच्छा, बच्चे जो मेरिटोरियस हैं, गरीबी से पढ़ नहीं पाते, उनको आप स्कॉलरशिप दें, अपने पैसे दें, वो कंट्रीब्यूशन लें, हमसे लें, औरों से लें, सबसे मिलके समाज के लोग कंट्रीब्यूट करें। हम इतने लाखों लोग हैं, हम 10-10 रुपये भी दें तो लाखों करोड़ों भी इकट्ठा हो जाता है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ गरीब बच्चे हैं समाज के और जो मेरिटोरियस से पढ़ना चाहते हैं, पैसे की कमी से पढ़ नहीं पाते, आप उनको सहयोग करें, फाइनेंशियली सहयोग करें, और पढ़ाई लिखाई में नहीं पढ़ पा रहे, पैसे कमी की पढ़ाई के लिए उसके पैसा दें, फीस जमा करें, ताकि अम्बेडकर साहब का सपना है कि हम सब एजुकेट हों, एक शिक्षित हों, संगठित हों और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। वो तभी पूरा पाएगा, शिक्षा हमारे पास होगी। शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट में खुल के बोलो, गवर्नमेंट सर्विस बहुत कम है, आउटसोर्स हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो अभी सर्विस धीरे कम हो रही है। तो अपने बच्चे को आप बिजनेस में लेके जाएँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लेके जाएँ, और जो MSc में बहुत सारे स्किल प्रोजेक्ट हैं, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट हैं, अपने बच्चे जो अच्छे अवेलेबल बच्चों को आप ला कराएँ, एडवोकेट बनाएं, डॉक्टर बनाएं, और नहीं तो स्किल ऐसे एजुकेशन दें कि बच्चे अपने पैरों पर अपने खुद खड़ा हो सके, उनकी सर्विस की जरूरत ना हो, वो अपना सर्विस के साथ अपना काम और कारोबार करें, खुद भी अपना काम करें, इनकम बढ़ाएं और को भी रोजगार दें। अब समय वो है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सर्विस सिर्फ ना देखें आप खाली सर्विस की तरफ कि सर्विस भी सब कुछ है, ठीक है, सर्विस से हम लोग संपन्न है, नो डाउट, पर अभी समय चेंज हो रहा है, समय के साथ आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए और सर्विस सेक्टर से आपको बिजनेस सेक्टर में जाना चाहिए। छोटे समाज के बिजनेस से स्टार्ट करें और आपस में सहयोग करें, तभी आपका समाज आगे, हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। ये आप सोचे मत किसी का सहारा मेरे को मिलेगा ऊपर से तभी मैं हो पाएगा। बाबा साहब ने इतनी दुख तकलीफ में, जब उनके पास साधन नहीं थे, खाने के लिए पैसा नहीं था, अपने बच्चों के लिए अंतिम संस्कार के लिए पैसा नहीं था, उनकी वाइफ ने अपनी पुरानी साड़ी फाड़ के अपने बच्चे का अपनी सरकार की, इतनी गरीबी में भी वो लोग इतना पढ़े, इतना काम किया समाज के लिए। तो आप लोग तो कम से कम अच्छे संपन्न हैं। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सब इस बारे में सोचें, समाज के गरीब लोगों के बारे में, जो लोग संपन्न नहीं है, साधन संपन्न नहीं करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत उनको करो। जो लोग मेंटली मजबूत करना, जैसे मान लीजिए ट्यूशन आप दे सकते हैं, जो पैसा नहीं दे सकते, जो पढ़े लिखे हैं, जो आपको लगता है मैथ अच्छा, मैथ में पढ़ाओ, साइंस के बच्चों को पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ उनको, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर एक दिन सबल बन सके, समाज के साथ मिलकर योगदान कर सके। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबने यहाँ सब हमें बुलाया, मादा सम्मान दिया, और एसोसिएशन के लोग जो यहाँ आए समय निकाल के, उन सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। SC/ST एसोसिएशन को 11.5 रुपए पर मंथ के रेट पे दिया हुआ है। कितना? 11 रुपए 50 पैसे। तो मैंने सारी चीजें कहा कि मैं सेंट्रल बैंक के एसोसिएशन कार्यालय में जब चांदनी चौक गया, पहले तो छत पे चढ़ते मेरा सांस फूल गया, और उसके बाद में फिर जब छताई तो उस पर कबूतरों की भीड़ पड़ी हुई थी, और फिर 10 बार इसके कमरे में खोले तो उसमें स्मेल आ रही थी। तो मैंने सारी साहब ने कहा है आप हमारी सेंट्रल बैंक के को कनाट देश के प्रोमिनेंट जगह के लिए जहां हमारा संस्था कार्य चल सके, और उन्होंने कहा कि मैं इस क्षेत्र में निश्चित रूप से रचना को उसको विचार करूंगा। जोरदार तालियां। आज की सभा के अध्यक्ष श्री बेचन प्रसाद जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री सुभाष पारदी जी, मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली, हमारे विशेष अतिथि श्री DR शेखर जी, जॉइंट सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन
द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। हमारे जोनल हेड श्री JS साहनी जी जो दिल्ली को हेड करते हैं, श्री ईश्वर सिंह जी हमारे एक्स जनरल मैनेजर, श्री खटीक साहब हमारे एक्स जनरल मैनेजर एंड CLO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हमारे बीच में उपस्थित श्री अश्विनी ढींगड़ा जी जो हमारे सीनियर रीजनल मैनेजर और जोनल हेड दिल्ली साउथ से है। हमारे श्री हरिराम जी रीजनल हेड दिल्ली नॉर्थ। हमारे श्री हिमांशु गुप्ता जी रीजनल हेड दिल्ली सेंट्रल। श्री अजय प्रकाश जी DGM दिल्ली। मेरे सभी रिटायर्ड AGM भी हैं, श्री बद्री नारायण जी। और सेंट्रल बैंक के अलावा जितने भी जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो आए हुए हैं, श्री जय भगवान जी स्टेट बैंक से, ब्रिजभूषण जी हैं यूनियन बैंक से, विनोद कुमार जी कैनरा बैंक से, रामेश्वर दयाल जी बैंक ऑफ इंडिया से, धर्म सिंह जी बैंक ऑफ बड़ौदा, कटारिया जी साथ में हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरे साथी आए हुए हैं, PNB से आए हुए हैं और इंडियन बैंक से आए हुए हैं धन सिंह जी। बहुत से और साथी हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा सबका, मुझे ध्यान नहीं है। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं सभी सेंट्रल बैंक के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न रीजन से, विभिन्न यूनिटों से आए मेरे साथी, अहमदाबाद से पूरी टीम का, नागपुर की टीम का, रांची से उपस्थित सभी साथियों का, गुवाहाटी से उपस्थित आए मेरे साथी, मध्य प्रदेश यूनिट की पूरी टीम आई हुई है, राजस्थान से मेरे बहुत सारे साथी आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, पटना की पूरी बोगी भर के आई है, 60 मेंबर पटना से आए हैं, पूरी बोगी भर के। रायपुर यूनिट से आए हैं, दिल्ली यूनिट से आए हैं और शोषित कर्मचारी संघ दिल्ली का जो ट्रेड यूनियन है। बाकी मेरे और जो सिंपैथाइजर जो आज यहाँ पर उपस्थित है, सभी का सेंट्रल बैंक की ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से आपका बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल बैंक ही एक ऐसा बैंक है, बहुत से काम सेंट्रल बैंक ने किए फर्स्ट होकर के, और उसी कड़ी में सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती थी 2011 में, उनको कन्वर्सन सफाई कर्मचारी कम PN का जो कन्वर्सन था उसमें भी सेंट्रल बैंक अग्रणी रहा। सभी सफाई कर्मचारियों को सभी सफाई कर्मचारियों का कन्वर्सन PN सब स्टाफ कम सफाई कर्मचारी के रूप में 2011 में सेंट्रल बैंक और LIC और कुछ 2-4 बैंक थे जिन्होंने ये कार्यक्रम किया। आज हमारे वो साथी सफाई कर्मचारी के अलावा वो आज अच्छे पोस्टों पे है, हेड कैशियर है, कोई ऑफिसर है, और बहुत अच्छा हमें लगता है कि हमारे जो कर्मचारी जो सफाई का काम करते करते सारी उम्र जिनकी सफाई कर्मचारी में ही बीत जाती थी, वो आज एक सम्मान की ज़िंदगी सेंट्रल बैंक में जी रहे हैं। हम सेंट्रल बैंक की मैनेजमेंट का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आभार व्यक्त करते हैं। और इस कड़ी में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें भी, कुछ विपरीत परिस्थितियां भी रही है। 2003 के बाद, बल्कि मैं और भी पहले से कहूँ तो बहुत सारे कर्मचारियों की भर्तियां नहीं हो रही। सफाई कर्मचारी भी आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिए जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छे निर्देश नहीं है, हमारे कोई अच्छा नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमारे समाज का ही आदमी अगर उस पोस्ट के लिए आता तो वो आज आगे बढ़ता रहता। लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में मैनेजमेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैकेंसियाँ कम करके हमारे अधिकारों पर कुठाराघात किया है। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है कि सफाई कर्मचारी हमारे बैंक में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत ही सफाई कर्मचारी आयोग से भी हम इस बारे में निवेदन करेंगे। मेरे बीच में मेरे बहुत ही आदरणीय सुभाष पारदी जी बैठे हैं कि इन चीज़ों का भी वो ध्यान रखेंगे, और DR शेखर जी भी है
उनसे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं हमें। जहाँ तक DR शेखर जी की बात है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 2019 में जो ये आपके इंटरव्यू बोर्ड बने हैं, आपके जनरल मैनेजर के नीचे की पोस्टों को छोड़ के DGM तक के जो इंटरव्यू होते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, पहले सीनियर मैनेजर लेवल तक ही आपके इंटरव्यू बोर्ड में आदमी बैठते थे। और हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है इसके लिए कि आप स्केल 4, 5, 6, 7 तक हमारे बोर्ड में जब तक आदमी नहीं होंगे, हमारे आदमी कैसे प्रमोट होंगे। मैं धन्यवाद दूंगा शेखर साहब का। मैं लंदन में होते हुए इनसे रिक्वेस्ट किया और इन्होंने ये काम करवा के दिया। ये ऑल इंडिया बैंक सेंट्रल बैंक का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आज आपके हर इंटरव्यू बोर्ड में आपका आदमी अगर जो बैठता है तो शेखर साहब की मेहरबानी है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। पार्लियामेंट्री कमेटी से संबंधित जो भी कुछ काम होते हैं वो सब इनकी देखरेख में होते हैं। जैसे ये अभी बता रहे थे कि 20 MP जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से हैं और 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के उस कमेटी में होते हैं। तो जहाँ भी कमेटी की विजिट होती है उसमें हम अपना पूरा एजेंडा इनके सामने रखते हैं। ये बहुत ही शालीनता से मैं कहूँ, अगर इनमें पेशेंस भी देखा है, शालीनता भी बहुत देखी है, लेकिन लोगों के लिए काम करने में सबसे आगे रहते हैं। आज भी ये PM के साथ मीटिंग थी 2 अक्टूबर की, तो वहाँ से PM साहब जब जैसे ही गए उसके बाद सीधे यहाँ पे आ गए। मतलब ये दिखाते हैं कि अटैचमेंट SC/ST के साथ कितना है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ शेखर साहब का। जहाँ तक सुभाष भारती जी की बात है, जैसे ये 2 साल पहले जब इसमें दिल्ली में आए नेशनल कमीशन के मेंबर, हमने पूरे कमीशन का वहाँ कमीशन ऑफिस में जाके सम्मान किया। और वो दिन है, पता नहीं ऐसा अटैचमेंट मेरा इनके साथ हुआ है कि लगातार मेरी चर्चा इनसे होती रहती है। कभी इनके घर पे जाना, कभी ऑफिस में जाना, छोटा सा भी काम होगा तो मैं इनके साथ जा कर के करता हूँ। मैं पारदी साहब का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं निवेदन करूँगा कि जो हमारे प्रिंसिपल ऑफिस बियरर का जो ट्रांसफ़र हुआ है वो हमारे लोगों को बहुत दूर दूर की जगह पे भेज दिया है। मैं मैनेजमेंट का कोई कुछ कहना नहीं चाहता ज़्यादा, लेकिन जितने भी हमारे प्रिंसिपल ऑफिस बियरर थे एसोसिएशन के, ट्रेड यूनियन वेलफेयर एसोसिएशन के, सबको 10 साल की कैटेगरी में उठा करके बाहर कर दिया है। कुछ लोग अब वापस आ गए हैं। कुछ लोगों के लिए मेरा निवेदन रहेगा अपने पारदी साहब से कि एक तो नागपुर से हमारे लोखंडे जी के लिए मैं बार बार इनको कहा है, उनका ट्रांसफ़र वापस करें। दुर्गेश जी सिदार जो है हमारे रायपुर के हैं, प्रदीप लुइस जी हैं, और कुछ सर ऐसे हैं जो मेडिकल कंपैशनेट ग्राउंड पे लोग बैठे हुए हैं जिनके बच्चे 90% से ज़्यादा डिसेबल्ड है, उनका भी ट्रांसफ़र बाहर कर दिया गया है। कुछ मेडिकल कंपैशनेट ऐसे हैं जो अपनी नौकरी नहीं कर पाते, इस तरह के हालात है। मैं चाहूँगा सुभाष भारती जी से कि उन लोगों का भी विशेष ध्यान रखा जाए ताकि हम अपने लोगों का जितना हो सके उतना हम आगे बढ़ा सकें। और दोस्तों, अभी जब आपकी जैसे जैसे ताकत बढ़ती है ना, तो बैंक भी नई नई चीज़ें इकट्ठी शुरू कर देता है। जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही है और जब स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो बैंक ने भी ग्रीवेंसेस कमेटी फॉर SC/ST बना दी। और वो ग्रीवेंसेस कमेटी किस डर से बनाई है कि जो आपकी समस्याएं हैं वो नेशनल कमीशन में डायरेक्ट ना जाए, क्योंकि नेशनल कमीशन में अगर बैंक की समस्याएं डायरेक्ट जाएगी तो बैंक की भी फजीयत होती है बहुत ज़्यादा। तो बैंक ने ये सोच करके कि भाई किसी तरह से SC/ST के लोगों की ग्रीवेंसेस, बेटर ये होगा कि हम अपने ऑफिस में बैठ करके डील करें। तो वो एक अच्छी अचीवमेंट है, अच्छी एक पहल है बैंक की कि ग्रीवेंसेस कमेटी में जितने भी ग्रीवेंसेस SC/ST OBC के हैं वो पहले वो कमेटी डील करती है, और अगर उस कमेटी में सेटल नहीं होते हैं इशू, फिर कोई भी आदमी इंडिविजुअली नेशनल कमीशन में जा सकता है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप सभी स्वतंत्र हैं। सेंट्रल बैंक के कर्मचारी हो चाहे किसी बैंक के कर्मचारी हो, नेशनल कमीशन की हेल्प में जा सकते हैं जब भी आपको कोई ग्रीवेंसेज है। अगर मैनेजमेंट आपकी बात नहीं सुनती है, जेन्युइन रिक्वेस्ट है, जेन्युइन डिमांड है, तो आपको नेशनल कमीशन में जाने से कोई रोक नहीं सकता, आप पे कोई मीमो इशू नहीं कर सकता। कुछ आधार बैंक ने बनाए, कुछ सर्कुलर इशू किए कि आउटसाइड एजेंसी से आप जो ना अगर कंप्लेंट करोगे तो आपको मीमो इशू हो जाएगा। आउटसाइड एजेंसी क्या है? आप किसी MLA से रिक्वेस्ट करो,
उससे लेटर पैड लिखवा लो, किसी मंत्री से लिखवा लो, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लिखवा लो, उस पर बैंक ने आपका वायलेशन ऑफ बैंकिंग नॉर्म्स के हिसाब से आपको मीमो इशू कर सकता है। लेकिन नेशनल कमीशन में जाने के लिए आपको कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं जो आपको मीमो या कुछ इशू कर सके। इसलिए जो भी आपकी समस्याएं हैं आप सीधा नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। और सुभाष भारती जी की जो पूरी टीम है, विजय सांपला जी जो हमारे चेयरमैन हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे तरह से डील करते हैं हमारी बातों को। और वाइस चेयरमैन है अरुण हल्दर जी जो बंगाल से है, वो भी बहुत अच्छे हैं। और इनके साथ एक मैडम है अंजू वाला, बहुत ही जुझारू लेडी है जो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपकी कोई भी समस्या है अगर हमसे ठीक नहीं होती तो ग्रीवेंसेस कमेटी में आप सेंट्रल बैंक में डायरेक्ट डाल सकते हो। वहाँ से भी अब आपकी समस्या ठीक नहीं होती तो सीधा आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो। और अभी हमारा बैंक विजिट किया था नेशनल कमीशन ने 14 जुलाई को बॉम्बे में। तो बॉम्बे में भी हमने अपनी बहुत सारी डिमांड रखी है उसमें, और मुझे लगता है कि वो मेमोरेंडम हमने जो दिया था उसकी जो मिनट्स है वो अभी हमें मिली नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि फेवरेबल मिनट्स हमारी आएगी। और उसी कड़ी में मैं दोस्तों आज इतना बता सकता हूँ कि हमने अपनी तरफ से सेंट्रल बैंक की समस्याएं SC/ST की, जो हमारी पूरी टीम जो आज यहाँ बैठी है उनके बिहाफ पे मैंने विजय सांपला जी के साथ और पूरी टीम के साथ बहुत ही बखूबी एक एक चीज़ मैंने रखी। और आपकी जानकारी के लिए जो एजेंडा हमने दिया उस पर पूरे कार्रवाई इन्होंने की। दूसरे ग्रुप भी आए हुए थे, उन्होंने उनका कुछ नहीं हुआ। और उस एजेंडे को लेकर के ही विजय सांपला जी की पूरी टीम ने डिफेंस पार्लियामेंट्री कमेटी के अलावा DFS की टीम को पूरी को, और फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने 27-28 तारीख को मीटिंग की। जो मुझे पता लगा वो भारती जी विशेष रूप से बताएंगे। सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दोनों को अलग बुला करके और ये निर्देश दिए गए कि आपके बैंक में बहुत सारी समस्याएं उल्टी चल रही है, उनको आप ठीक कर लीजिए, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। ये बैंक के लिए स्पेशल निर्देश DFS ने इशू किए हैं और सारे CMD उसमें आए हुए थे। कुछ अच्छा होने जाएगा आप लोगों के लिए, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगा श्री ईश्वर सिंह जी का, हमारे एक्स जनरल मैनेजर है, बहुत ही हमारा साथ दिया इन्होंने हर काम में। दिल्ली जोन में रहे, चंडीगढ़ में रहे, जहाँ भी रहे, समस्याएं SC/ST से जब भी कोई इनके सामने रखी गई, इन्होंने, मैंने देखा कि प्रॉम्प्ट एक्शन अगर रहा तो ईश्वर सिंह जी से ज़्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन कभी भी नहीं रहा। इमीडिएट एक भी काम कहा इमीडिएट करते थे। मैं बहुत आभारी हूँ कि उनको लगातार हम अपने साथ जोड़े हुए हैं, लगातार रिटायरमेंट के बाद भी। ये आप सबका सौभाग्य है कि ऐसे महानुभूतियाँ आपको मिलेगी नहीं दोबारा से। और जहाँ तक खटीक साहब की बात है तो वो तो उनका तो मैं क्या कहूँ, उनके लिए तो जितनी ताली बजा सकते हो बजा सकते हो। इस सेंट्रल बैंक के सबसे पहले जनरल मैनेजर SC/ST के हैं, सबसे पहले जनरल मैनेजर, जो 1911 में बैंक बना और 2014 तक एक भी जनरल मैनेजर सेंट्रल बैंक में नहीं था। और हमारी ये लड़ाई थी कि जब तक हमारे जोनल हेड, जनरल मैनेजर, रीजनल हेड जब तक हमारे नहीं होंगे तब तक हमारा काम नहीं हो सकता, हमारे लोगों की समस्याएं डील नहीं हो सकती पूरी। और ये सौभाग्य था कि मेरे सेक्रेटरीशिप के अंदर ही, जनरल सेक्रेटरीशिप के अंदर खटीक साहब हमारे पहले 2014 में पहले जनरल मैनेजर बने। इसके बाद लगातार 5 जनरल मैनेजर हमारे रहे और अभी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है हमारी। अभी मात्र 2 जनरल मैनेजर हैं, एक ही रतन कुमार जी और एक शीशराम तूंदवाल जी। हमने तूंदवाल जी को भी इस कार्यक्रम में बुलाया था, उनकी तरफ से बहुत एक दिक्कत उनके घर में हो गई है। उनकी जो सिस्टर इन लॉ है वो ऑल ऑफ सडन हॉस्पिटलाइज हो गई है और वो जयपुर में जाना पड़ा उन्होंने, नहीं उनको भी आज आना था। बहुत ही कोऑपरेटिव आदमी आज का अगर GM हमारे हैं वर्किंग के, तो तूंदवाल जी से अच्छा मैंने अभी तक वर्किंग का जनरल मैनेजर नहीं देखा। बहुत ही अच्छे, एक मिनट की पल की खबर रखते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे करना है, बैंक का तो ध्यान रखते ही हैं। उन जैसा सीनियर
मतलब जो दिमाग में रखने वाला बैंक की तरफ से भी वो बहुत ही बिरले नज़र आते हैं। मैं वो आज उपस्थित नहीं है, उनके लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उनके घर में कोई समस्या है। अश्विनी धिंगड़ा जी जब से आए हैं हमारे बीच में, मैं तो बड़ी प्लीजेंट पर्सनैलिटी है, वो बहुत ही प्लीजेंट पर्सनैलिटी है। जब भी मिलते हैं बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, और कोई काम कह दिया तो भाई ये काम आज नहीं होगा, 3 दिन बाद होगा, 3 दिन बाद वो काम होने की संभावना हम समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार है आपका भी धिंगड़ा साहब। और हरिराम जी तो हमारे घर के आदमी हैं, हरिराम जी तो हमारे समाज के हैं, जो आज पूरे दिल्ली नॉर्थ को डील कर रहे हैं, और बहुत ही सेंसिटिव और बहुत पेशेंस रखने वाले आदमी हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय प्रकाश जी है, अजय प्रकाश जी हमारे बहुत अच्छे मित्र भी है और हमारे डीजीएम भी है, उनका भी स्वागत है। और सबसे जो यंगेस्ट जो हमारे बीच में है, मैं चाहूँगा कि आप अगर खड़ा होकर दिखा दें तो अच्छा लगेगा। हिमांशु गुप्ता जी है, आप हिमांशु गुप्ता जी हैं और दिल्ली सेंट्रल को लीड कर रहे हैं। डायरेक्ट बैंक में मेरे ख्याल स्केल 2 में भर्ती हुए और बहुत अच्छी तरह से रीजन को चला रहे हैं। मैं तो इनके अंदर अपना नेक्स्ट एमडी देखता हूँ। अभी इनके पास बहुत सर्विस है, इनके पास अभी इतनी सर्विस है कि ये एमडी के लेवल तक तो जाएंगे ही जाएंगे। तो जो लोग ऐसे लोग हमारे बीच में बैठे हों तो हमारी समस्याएं तो है ही नहीं कुछ भी, हम तो बहुत निश्चिंत हैं। और रही बात केपी चौधरी साहब की, तो इनका तो मुझे लगता नहीं कि SC/ST समाज में इनके बगैर कोई काम होते होंगे। इनके बगैर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अधूरी है। और ये इनका जो ओजस्वी भाषण होते हैं और जो इनके पास जो मिनट की डिटेल होती है, सारे SC/ST समाज को इकट्ठा करने में श्री केपी चौधरी का हाथ है। सारे बैंक इनके पीछे खड़े हैं, सारे LIC इनके पीछे खड़ी है। मैं चौधरी साहब का तो कैसे धन्यवाद करूं, इनके ऑफिस में जाके एक दिन फिर चाय पीने जाऊंगा। हम तो भाई हमारा धन्यवाद करेगा आपस में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेट होता जा रहा कार्यक्रम। मेरी पूरे हिंदुस्तान से जितनी यूनिटें आई है, जितने मेंबर आए हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। 11 यूनिट आज आपके बीच में बैठी है। जो भी भ्रमित प्रचार किए जा रहे हैं उनको आप देख सकते हो। जो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपनी नज़रों से देख सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। पूरा 11 यूनिट आपके बीच में खड़ी हुई है। इसलिए यूनिटी जिंदाबाद रखनी है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के यूनिटी जिंदाबाद, यूनिटी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इस कड़ी में अभी मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय श्री ईश्वर सिंह जी, ex-GM सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सभी को नमस्कार। मेरा सबसे पहले मैं नैनावत जी का, उदयवीर गौतम जी और उनकी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे भाई जो लोग पीछे खड़े हैं, अगर वो इस सम्मेलन का हिस्सा है तो कृपया करके जगह ले लें और साथ हो जाएं। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया मुझे, और आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आप सब लोग कुछ उम्मीद लेके आए हैं, नई टीम का चयन होगा। आपने अभी हाई पावर कमेटी हुई थी, उसमें प्रिलिमिनरी टॉक्स की हैं, आज सिलेक्शन होगा। जहाँ तक इस फेडरेशन की बात है, नैनावत जी ने और मैंने एक ही दिन बैंक ज्वाइन किया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक दिन आए थे हम दोनों। और ये जो संगठन बनाया
नैनावत जी उसके संस्थापक सदस्य रहे हैं। शुरुआत उन्होंने की है दिल्ली में